रिजल्ट देने वाला जो रिस्क का रिजॉल्ट जिसने पैदा किया जिसके कब्जे में यूँ है। आज हमारी जो ये सीरीज़ थी एमरजेंसी की हेड टू टो, उसका ये आखिरी लेक्चर है। आज हम इसको मुकम्मल कर रहे हैं। हमारे जितने भी पहले लेक्चर थे 13 लेक्चर थे हमारे इमरजेंसी में जो हेड टू टो थे, और जो आखिरी जो लेक्चर है ये है एनिमल पॉइजनिंग। जो जानवरों के जहन है, स्पेशली जो मोस्ट पॉपुलर पॉइजन है वो है स्नेक बाइट, और उसके बाद हमारे पास स्कॉर्पियो होगा, और उसके बाद हमारे पास जो छोटी मक्खियाँ हैं जैसे शहद की मक्खी है, दूसरी बेड़ है, उसके जहर है। तो टॉपिक पे ये बड़ा आम टॉपिक है और आजकल बड़ा बर्निंग इशू भी है, चूँकि सैलाब वगैरह आया और तो बेशुमार इलाकों में स्नेक बाइट्स हो रही हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ा आम है। और होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से स्नेक बाइट की एक और भी बड़ी अहमियत है स्नेक पॉइज़न की, कि हमारी बेशुमार ऐसे अमराज हैं जो ज़िंदगी के लिए ख़तरा होते हैं, जिनसे इंसान की मौत वाक़ होती है। उसमें स्नेक पॉइज़न जो है वो बड़ा काम की बतौर दवा इस्तेमाल होता है। तो ये सांप जो है, ये बेसिकली जब ये सांप के पॉइज़न जो है अगर सांप के मुंह में है तो वह इंसान की ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, और वही स्नेक पॉइज़न जब किसी इंसान के हाथ में होता है तो वो उसी की ख़तरे से या उसकी ज़िंदगी के बचाने के भी काम आता है। मैं टॉपिक पे आने से और इससे एक बात साथ साथ मैं आज थोड़ा सा एक और भी हमारी जो आजकल वबा फैली हुई है और बीमारी काफ़ी आम है, डेंगी, और मैं थोड़ा सा डेंगी पे भी बात करूंगा। और होम्योपैथी जो है वो डेंगी में बहुत अच्छा उसका इलाज है। वो 2-3 दिन में डेंगी फीवर भी सेटल हो जाता है और प्लेटलेट्स लेवल वगैरह सारा ठीक हो जाता है। तो मैं थोड़ी सी उस पर भी बात करूँगा। तो आज का हमारे पास जो फ्रोज़म है, पहले उस पर बात करते हैं। आज हमारे पास फ्रोज़म है 185। वो कहता है एक तरफा अमराज में बैरूनी बीमारियां ज़्यादा अहमियत की आमिल होती हैं। इस तरह से मराज वो बीमारियां हैं जो बैरूनी अज़ा पर ज़ाहिर होती हैं। तिब की दुनिया में अब तक ये नज़रिया था कि सिर्फ यही अज़ा बीमारी से मुतासर होते हैं और बाकी जिस्म इसमें हिस्सा नहीं लेता। ये नज़रिया इंतहाई गैर माकूल था, जिसकी वजह से इलाज में बहुत सारे बुरे आसात रोनुमा हुए। ये बड़ा आम फ्रोज़म है। वो कहता है एक तरफा अमराज में बैरूनी बीमारियां ज़्यादा अहमियत की आमिल हैं। इससे मराद वो बीमारियां जो बैरूनी अज़ा पर ज़ाहिर होती हैं। अब बात यह है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको एक्सटर्नली हम देखते हैं कि जिस्म पे अपीयर हुई हैं और हम उसका एक्सटर्नली इलाज करना शुरू कर देते हैं। मसलन कोई एरप्शन होगी, जैसे एरप्शन मीज़ल की भी एरप्शन है। अब मीज़ल की एरप्शन है तो हम उसको लोकल ऑइंटमेंट लगाना शुरू कर देंगे, तो बेसिकली तो वो इंटरनल डिजीज़ है। इसी तरह आपका चिकन पॉक्स है, आपका मैं कहता हूँ खारिश पे मेरा एक लेक्चर है, बड़ा तवील लेक्चर है सिर्फ खारिश पे। अब खारिश जो है वो सोराइसिस की वजह से भी हो सकती है, खारिश आम कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, खारिश आपकी स्केबीज़ की वजह से भी हो सकती है, खारिश आपका जो एलर्जीज़ हैं बेशुमार, फूड एलर्जीज़ हैं, एटमॉस्फेयर एलर्जीज़ हैं, स्किन की एलर्जी है, उसकी वजह से भी खारिश होती है। खारिश किडनी फेल हो जाए तो यूरिया इंक्रीज़ हो जाए तब भी खारिश होती है। खारिश लिवर फेलियर हो जाए, आपको हाई ग्रेड का जॉन्डिस हो जाए, उससे भी खारिश होती है। तो ये मीन्स कि आप स्किन पे देख के कोई चीज़ ये नहीं कह सकते, और इसी को वो कह रहा है ये बड़ा फरसूदा है, ये बड़ा गलत था कि हम अपीयरली किसी चीज़ को देख के उसके पीछे पड़ जाएं तो ये बड़ा, जिस तरह मैंने कुछ चीज़ों का नाम लिए, ये इस तरह से नहीं है। इलाज में तो हमें बाकी इंटरनल आर्गन से कोरिलेट करके चलाना होता है। इस फ्रोज़म में वो यही कहता है, तिब की दुनिया में अब तक ये जो नज़रिया था कि सिर्फ यही अज़ा बीमारी से मुतासर होते हैं
और बाकी जिस्म इसमें हिस्सा नहीं लेता। ये नज़रिया इंतहाई गैर माकूल था, जिसकी वजह से इलाज में बहुत सारी खराबियां पैदा हुई हैं। तो हम जब किसी जिस्म को देखते हैं उसकी एक्सटर्नल क्या मसाइल हैं और एक्सटर्नल क्या, जैसे जी एक डंगी आ गया तो डंगी में अगर उसके जिस्म पे ब्लू स्पॉट पड़ते हैं, ब्लू स्पॉट क्यों पड़ेंगे? प्लेटलेट्स गिर गए तो ब्लू स्पॉट पड़ने शुरू हो गए, ब्लीडिंग शुरू होगी। जिसको हम एक्सटर्नल डिजीज़ के तौर पर नहीं लेंगे। इस अफ्रोज़म का बड़ा आम मकसद ये है कि आप जहरी बीमारियों को जो आपको सामने नज़र आती हैं उसको इंटरनल बीमारियों के साथ कोरिलेट करें, तब आप किसी बेहतर नतीजे पे पहुंच सकते हैं। आप सिर्फ नहीं कि कोई आपको एक्सटर्नल, आपका फ़र्ज़ करें ये हाथ काम नहीं कर रहा, तो ये दिस इज़ नॉट अ लोकल प्रॉब्लम, ये न्यूरो सिस्टम की कहीं खराबी है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की खराबी है। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बेशुमार बीमारियाँ हैं, माइस्थीनिया ग्रेवस है, आपकी जनाब पार्किंसन डिजीज़ है, आपका स्ट्रोक है, आपके अंदर बेशुमार मसाइल, हेमरेज हो सकता है ब्रेन का। तो वो हम क्या करेंगे जी, हमारा एक हाथ काम नहीं कर रहा तो हम इस हाथ को कोई हीट देनी शुरू कर दें, इसको स्टिमुलेट करना शुरू कर दें, इसकी कोई एक्सरसाइज। भाई ये नहीं है, वो कहते हैं ये फरसुदा है, ये गलत तरीका था, बल्कि उसको इंटरनली देखें, चेक करें, तब आप बेहतर नतीजे पे पहुंचेंगे। और ये बड़ा आम, ये सिर्फ, बाकी जदीद दूसरे भी तरीका इलाज इसको देखते होंगे, लेकिन आपको वो ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप ऊपर मरहम पट्टियाँ, ऑइंटमेंट लगाना, लोकल एप्लीकेशन ये करना। हम सिर्फ लोकल एप्लीकेशन वहाँ कट करते हैं, इंटरनल भी करते हैं और एक्सटर्नल भी करते हैं, जहाँ कट लग जाए, जहाँ बर्न हो जाए, जहाँ हड्डी टूट जाए, उसको हम जोड़ के तो फिर उसको इंटरनल मेडिसिन देते हैं। तो ये अफ्रोज़म जो है इस लिहाज से बड़ा आम है, इसे हमें ज़रूर देखना चाहिए और हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि कोई बंदा आगे आपको कहता है कि मेरे स्किन पे ये हो गया, मेरे हाथ पे ये हो गया, तो आप उसको उसी को इलाज करना ना शुरू कर दें, बल्कि उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें और काज देखें इसकी वजह क्या है और इसकी जो पैथोलॉजिकली चेंजेस आई हैं बॉडी के अंदर, उसकी क्या रीज़न हो सकती है। तो ये था हमारा आज का अफ्रोज़म, बड़ा आम अफ्रोज़म। आए जी टॉपिक पे आते हैं। हमारे पास देखें जी, सांप काटने के वाक़यात बहुत ज़्यादा होते हैं, स्पेशली देहात में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। लोग खेतों में जाते हैं, कोई फसल काट रहा होता है, वैसे वॉक कर रहा होता है, जंगल में जा रहा है, पाँव के नीचे सांप आ जाता है। और सांप अमूमन मैंने देखा है कि मैं पिछले 25 या 30 साल से मैं भी डेली तकरीबन जंगल में जाता हूँ, दिन को भी जाता हूँ, रात को भी जाता हूँ। एनिमल हमेशा उस वक्त हमला करता है जब उसको खतरा हो, जब उसको ये खतरा हो कि अब मैं किसी इंसान की जद में आ रहा हूँ। वैसे आप घास काट रहे हैं तो वो आपके हाथ में आ जाता है तो आपको बाइट कर लेता है, आप चलते हैं तो कहीं नीचे बैठा हुआ तो उसका ऊपर आपका पाँव आ जाता है। वगरना मैंने देखा है कि 5, 6, 7 फुट के फासले में जब होते हैं तो पाँव की जो दमक होती है उससे सांप भाग जाता है, इधर उधर हो जाता है, एकदम स्लाइड कर जाता है। लेकिन कुछ सांप ऐसे हैं जैसे कोबरा है, लेकेसिस है, कोबरा है, नाजा है, ये थोड़े ख़तरनाक सांप हैं। ये आप पे हमला भी करता है क्योंकि ये खड़ा हो जाता है, ये अपना यूं खड़ा होके, तो ये एक तो ये बाइट भी करता है, दूसरा ये स्पिट भी करता है। एक तो काटता है ना ये, दूसरा ये 2 मीटर के फासले से या 1.5 मीटर के फासले से आपको ये स्पिट करेगा, थूक, वो पॉइजन फेंकेगा आपके ऊपर। तो ये जो सांप है ये इस लिहाज से ख़तरनाक है। बाकी सांप जो है वो इस तरह से आप टच करेंगे या आपके बिल्कुल रास्ते में आ गया या आप उस पर कदम रख बैठे या हाथ रख बैठे तो ज़्यादातर बाइट इस तरह। बाज़ दफ़ा दरख्तों पे सांप होते हैं और वो अगर आपके ऊपर कोई गिर जाता है, आप उससे नीचे से गुजरें तो इस तरह से बाइट होती है। मांस और कोबरा जो है एक ऐसा सांप है कि जो आपके साथ बाकायदा फ़ाइट करता है, आपके साथ लड़ाई करता है। और ये बात मैंने देखा है कि रास्ते में बैठा खड़ा हो जाएगा, यूँ रास्ता रोक लेता है और आपका पीछा भी ये करता है, आपके पीछे आता भी है। और ये स्पिट भी करता है कि अगर आप को वो काट नहीं पा रहा तो ये दूर से स्पिट कर देगा, जो जहर आप पे असरअंदाज होगा। क्योंकि मैं खुद एक एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ
लेकिन खुदा ने मुझे इससे बचाया है कि मैं तकरीबन 1 फुट के फासले पे ये कोबरा था और मैं इसके ऊपर चला गया था, और ये इसने भी शोर किया और मुझे ना इसने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इसने ना स्पिट किया, और बिल्कुल मेरी बॉडी सारी इसके ऊपर थी और ये नीचे था, तो ये एक साइड पे स्लाइड कर गया। और मैंने बहुत सारे जो सांपों के जो माहिर हैं, जो सांप पकड़ने वाले हैं, जिन्होंने सांप रखे हुए हैं, वो मेरे अक्सर कोई मरीज़ भी होते हैं मेरे पास आए, तो मैंने उनसे पूछा कि ये चूँकि कोबरा जो है ना बिल्कुल 5-10 फुट के फासले पे होगा, तो ये जो रास्ता रोक के खड़ा हो जाता है, इससे बचने का क्या तरीका, और ये भी कहा जाता है कि ये स्पिट करता है आप पे। तो वो मेरे पास उसने कहा, जो एक सांप पकड़ने वाला बंदा था, उसने कहा जी कि इसका एक आसान तरीका है और वो हर बंदा आसानी से इससे बच सकता है, कि अगर आपके ये रास्ते में आ गया है तो आपने क्या करना है कि फ़ौरन, आपके पास और कोई चीज़ भी नहीं है, ना इसको आपने डंडा मारना है ना आपने पत्थर मारना है, आपने अपनी शर्ट उतारनी है या आपके पास कोई कपड़ा है, बाद लोगों के पास चादर भी होती है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं है तो आपने शर्ट तो पहनी होती है, अपनी शर्ट उतारें और सीधी उस पर फेंक दें, तो ये उसमें उलझ जाएगा तो आप निकल जाएं। इसका आसान और बेहतरीन बचने का एक तरीका यही है, अदरवाइज़ ये दूर से स्पिट कर देगा, जहर फेंक देता है, और ये रास्ता छोड़ता भी नहीं है, बिल्कुल रास्ते में बैठ जाएगा और खड़ा हो जाएगा और यूँ आप पे हमलावर होगा। तो बाकी सांप हम देखते रहते हैं, वो आते हैं, पाँव से थोड़ा अगर दूर है तो आप वो एकदम स्लाइड कर देगा, वो इस तरह डायरेक्ट हमलावर इतना नहीं होता, जे कि आप उसके पर पाँव ना आ जाए। वो अक्सर हमने रास्ते में आते हैं सांप, वो पाँव की दमक से, या हम दूर खड़े होकर थोड़ा सा पत्थर मारेंगे तो वो स्लाइड करके जंगल में चला जाता है। तो स्नेक पॉइजन का जहन में रखें कि ये इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई ख़तरनाक है, और ये 2 बड़े सिस्टम पे अटैक करते हैं, 2 बड़े सिस्टम पे। एक तो ये अटैक करता है आपके सर्कुलर सिस्टम पे, ब्लड, इसको हेमोटॉक्सिन कहते हैं, कि आपकी ब्लड कंपोजिशन को डिरेंज कर देगा, मतलब उसको तहस नहस कर देता है। आपकी एक जो रेशियो है ना ब्लड के अंदर, उसको बिल्कुल तहस नहस कर देता है, उसको कहीं प्लेटलेट्स गिरा देगा, कहीं आपकी हीमोग्लोबिन को उड़ा के रख देगा। बड़ा ब्लड के अंदर ऐसी पॉइजनिंग इफेक्ट देता है कि वो या तो ब्लड ब्लीड इंसान करना शुरू कर देता है, या वहाँ खून क्लॉट होना शुरू हो जाता है, जम जाना शुरू हो जाता है। और ये चूँकि वो सारा सर्कुलेटरी ब्लड जो है आपका सारा हार्ट के साथ रिलेटेड है, ब्रेन के साथ रिलेटेड है, तो वो सारे ऑर्गन्स को ब्लॉक करके या ब्लीड करके तो उसको फेलियर की तरफ ले जाता है, तो इससे इंसान की डेथ हो जाती है। और दूसरा इसका बड़ा हमला होता है आपके नर्वस सिस्टम को। ये आपके नर्वस सिस्टम को, ये न्यूरोटॉक्सिन है, न्यूरोटॉक्सिन है कि ये नर्वस सिस्टम पे काम करेगा। नर्वस सिस्टम कहाँ से जनरेट हो रहा है? ब्रेन से हो रहा है। तो ये सारे नर्वस सिस्टम के, ये बहुत सारे सांप हैं, मैं आगे जाके इनको छोटी छोटी डिटेल डिस्कस भी करूँगा कि ये बहुत सारे सांप हैं जो आपके पैरालाइज कर देते हैं, मतलब रेस्पिरेटरी फेलियर कर देगा, आपको फालज हो जाएगा, और इसी तरह ब्रेन के अंदर ब्रेन हेमरेज करके ब्रेन स्ट्रोक करा देगा। इससे सारा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, ज़ाहिर सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है आपकी वेसल्स पे, आपकी आर्टरीज, आपका वेंस और आपके हार्ट पे। तो ये जब वेसल्स को, वेंस को उसके अंदर प्रॉब्लम पैदा करेगा तो क्या फिर हार्ट इन्वॉल्व हो जाएगा, फिर हार्ट फेलियर कर देगा। इसी तरह रीनल्स के अंदर जाके, गुर्दे के अंदर जो आपकी ब्लड की सप्लाई है उसको वहाँ ब्लॉक करेगा, उसको ब्लॉक करेगा तो रीनल फेलियर कर देगा। इसी तरह जैसे आपकी पोर्टल वैन जा रही है, उसके अंदर लिवर के अंदर जा रही है, उसको ब्लॉक करेगा, लिवर फेलियर कर देगा। तो मल्टी ऑर्गन फेलियर ये करता है, और बेसिकली अटैक ये करता है आपकी ब्लड पे, सर्कुलेटरी सिस्टम पे, और उसके बाद आपके नर्वस सिस्टम में। यही मैन आपके जिस्म के वो जो कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ होती हैं, इसी पे अटैक करके ये इंसान को मार देता है। आगे चलें। अच्छा, कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ बाद दफ़ा वो उनके पास वीनम नहीं होता, वो सिर्फ स्टिंग कर देते हैं, लेकिन उससे होता कुछ नहीं, लेकिन उसके खौफ की वजह से लोगों के अंदर बेशुमार मसाइल पैदा हो जाते हैं। उसका भी हम तरीका करेंगे कि जो मतलब जो ऐसे हैं कि जिनके अंदर पॉइज़न नहीं है और वो
अगर आपको स्टिंग करते हैं, आपको बाइट करते हैं, तो वो फियर का लोग बड़ा शिकार हो जाते हैं। जैसे हम उनको जलसीम दे सकते हैं, हम उनको इग्नेशिया दे सकते हैं। और लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसलिए ये एक पूरी समझाने की कोशिश इसलिए हम कर रहे हैं कि जब आपके पास कोई बंदा आए, उसकी ब्लड केमिस्ट्री चेंज हुई है या उसको कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, तो इट्स मीन कि स्नेक बाइट है। और अगर कहीं बाद दफ़ा आपके पास बंदा आता है और वो अनकॉन्शियस है, और कहीं बॉडी पे वो हम दिखाएंगे कि इसका बाइट का स्पॉट कैसा होता है, तो वो अगर स्पॉट है तो ये आप पहले समझ लें कि बंदा कहीं जंगल से आया, बंदा कहीं खेतों से आया, और उसके बाद इसके साथ ये कैफियत तारी होगी, तो ये समझ लें कि ये स्नेक बाइट है। और कोशिश करें कि उसको तलाश करके और फौरी हमें उसका तदारक करना होता है, वरना ये टाइम भी नहीं देता। बात स्नेक बाइट ऐसे हैं जो आपको टाइम भी नहीं देते और जल्दी मार देते हैं इंसान को। सारा वस्कुलर सिस्टम, सारा रेस्पिरेटरी और सिस्टम को फेलियर करके इंसान की डेथ करवा देते हैं। इसमें हमने ये लिखा है कि मैन जो है ये हीमोटॉक्सिन है, और बेशुमार मेरे लिए एक टॉपिक इस लिहाज से भी बड़ा अहम है, और होम्योपैथिक डॉक्टर्स के लिए इस लिहाज से भी बड़ा अहम है कि बहुत सारे ऐसे अमराज हैं जो हेमाटोलॉजी से वाबस्ता होते हैं। आपके ब्लड की डिजीज़ बहुत सारी हैं, और बहुत सारी ब्लड की जो डिजीज़ है हमारी, वो सांप के पॉइजन से ठीक होती हैं। मसलन आजकल जैसे डेंगू फैला होता है, तो क्रोटेलस बहुत अच्छा प्लेटलेट्स को ठीक करती है। तो यहाँ बेसिकली है ये भी जो मच्छर काटता है ये वाला, ये भी क्या करता है, ये भी हीमोटॉक्सिन है, ये भी हीमोटॉक्सिन है, ये भी ब्लड के अंदर खराबी पैदा करता है, और ब्लड के अंदर क्या करता है, प्लेटलेट्स को गिरा देता है। तो इस लिहाज से कि मच्छर का काटना और उससे ये लॉ ऑफ होम्योपैथी, लॉ ऑफ सिमिलर क्या है कि जैसी बीमारी है उससे मिलती जुलती ताकतवर डिजीज इंसान के जिस्म के अंदर दाखिल करें। तो आपने वहाँ कहाँ से चॉइस ली? और ये मैं आपको बताऊं कि ये पिछले 10, 12, 15 साल पहले की बात है, जब डेंगू शुरू में आया था, तो मैंने पेपर पे लिखा था, जंग अखबार और नवाए वक्त में ये छपा था। मैंने कहा था क्रोटेलस जो है चूँकि प्लेटलेट्स पे अटैक करता है, तो ये डेंगू भी प्लेटलेट्स पे अटैक करता है, और क्रोटेलस इसको दिया जाए। तो ये आप पे ध्यान में रखें कि जो चीज़ें हीमोटॉक्सिक हैं, जो चीज़ें न्यूरोटॉक्सिक हैं, तो उसमें एक इलाज सांपों के जहर से एक बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है। आपके बेशुमार पैरालिसिस के केसेस जो है वो सांप से ठीक होते हैं। मतलब लेक्सेट का आपका पैरालिसिस लेक्सेस से ठीक हो जाता है। आपका जो पोलियो की वजह से पैरालिसिस होता है, बंगारस उसको ठीक करता है। तो ये बहुत सारे आपके पॉइजन ऐसे हैं कि जो, और ये ध्यान में रखें कि ये जो हमारे पास इस वक्त कोई 12 के करीब स्नेक पॉइजन प्रूव हैं, 12 के करीब, और 12 के 12 जो हैं बड़े करामत हैं, 12 के 12 बड़े करामत हैं। और वो मैं थोड़ी मैंने 2-2, 3-3, 4-4 लाइनें हमने उनकी लिखी हुई हैं। और वो अगर लाइनें आपको स्नेक बाइट्स में भी मिलती हैं तब भी वो दवाई होगी, और जनरली वैसे भी डिजीज़ के अंदर आपको मिलती है तो तब भी वो पॉइजन है। तो ये लेक्चर आज का इस लिहाज से भी बड़ा अहम है कि स्नेक बाइट्स को तो हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो ब्लड की और न्यूरोटॉक्सिक जितनी भी डिजीज़ हैं उसमें हम इनसे हेल्प ले सकते हैं। और ये एक और भी बात मैं बताऊं कि ये जो है ये मायोटॉक्सिन भी है। मायो मीन मसल्स के को भी पैरालाइज करता है, मसल के अंदर भी डिजनरेशन पैदा करता है, मसल के अंदर भी उसकी काम करने को रोक देता है। तो ये आपके जहन में फ़ौरन तो ये आना चाहिए कि ये न्यूरोटॉक्सिन है, एसाबी निज़ाम को तबाह करता है, और फिर ये हीमोटॉक्सिन है, ये ब्लड के निज़ाम सारे को तहवाला कर देता है। तो ये डिजीज़ एक तो आपके पास ये सांप का कटा हुआ आएगा, लेकिन इसके साथ जो डिजीज़ भी इस किस्म की आएंगी, जो न्यूरोटॉक्सिक किस्म की डिजीज़ हैं, जो ब्लड की टॉक्सिसिटी की डिजीज़ हैं, उसमें हम इनसे मदद ले सकते हैं। ठीक है जी, आगे चलते हैं।
वो कहता है अप टू 50% सांप जो हैं अप टू 50%। तो venomous snakes bites may result in little or no innovation, कि वो जो काटता है उसके 50% ऐसे सांप हैं जिनका कोई असर नहीं होता, मामूली सा होगा, ज़्यादा नहीं होता, लेकिन 50% ऐसे भी हैं जो जानलेवा भी होते हैं। और वो क्लिनिकली फीचर क्या कहता है कि आपके पास सांप के कांटे का आएगा तो उसको होगा क्या, आपने क्लिनिकली देखना ना, उसका टेस्ट होगा, पॉइजन का टेस्ट होगा, वो तो बाद की बातें हैं। क्लिनिकल फीचर ये है कि कहते हैं बर्निंग सेंसेशन एट द साइट ऑफ इन्फॉर्मेशन, जहाँ जहर मुंतकिल हुआ। इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि जहाँ से जहर मुंतकिल हुआ, जिस जगह से मुंतकिल हुआ वहाँ आपको बर्निंग सेंसेशन होगी। नेक्रोसिस ऑफ द स्किन, स्किन वहाँ डेड होना शुरू हो जाएगी, उसके अंदर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगा। एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू के अंदर भी, और क्या होगा, नौजिया होगा, उल्टी होगी, मतली होगी, उल्टी होगी। अब ये देखें, बर्निंग है, नौजिया है, स्किन वहाँ से ख़राब हो रही है, फीवर है, और मुंह का टेस्ट जो होता है वो मेटेलिक टेस्ट हो जाता है। मसल फेसिकुलेशन, मसल के अंदर ट्विचिंग शुरू हो जाएगी। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर गिर जाएगा। प्रॉक्सिमल मसल वीकनेस, और मसल के अंदर वीकनेस की कंप्लेन करेगा। एंड डेथ फ्रॉम द सर्कुलेटरी एंड रेस्पिरेटरी फेलियर, और अल्टीमेटली सांस का बंद हो जाना और सर्कुलेटरी सिस्टम का बंद हो जाना, हार्ट का बंद हो जाना, और इससे आपकी डेथ ज़्यादा क्या होती है, दो चीज़ों से ज़्यादा डेथ होती है ना, कि आपका हार्ट अटैक हो जाना और आपका सांस बंद हो जाना, इससे डेथ हो जाती है। तो जो बहुत बड़े कॉज डेथ के कॉजेज़ हैं वो क्या होता है कि आप हार्ट फेलियर हो गया, आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम फेलियर हो गया। अगर आपका रीनल फेलियर होता है तो टाइम लगाएगा, ये ध्यान रखिए। आपका लिवर फेलियर होगा तो टाइम लगेगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10। कार्डियक फेलियर होगा तो नो टाइम। रेस्पिरेटरी फेलियर होगा, नो टाइम, सांस नहीं, अगला सांस नहीं आ गया, काम बंद, खत्म हो गया। अगर विद इन अ मिनट आप ब्रीथ नहीं करते, वैसे जो टाइम है वो 1 to 5 मिनट, अगर इंसान ब्रीथ लेस होता है, ब्रीथ नहीं कर सकता, उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो ब्रेन के अंदर क्या होगा, ब्रेन के अंदर क्या होगा, एस्फेक्सिया होगा, और ब्रेन की डेथ हो जाएगी। तो 5 मिनट की अगर आपको ऑक्सीजन नहीं मिलती, तो रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो ज़्यादा 2, 3, 4 मिनट ज़्यादा रहेगा, इससे ज़्यादा। और सर्कुलेटरी फेलियर होगा कि ब्लड की सप्लाई बंद की। ब्लड की सप्लाई कौन लेके जाता है, आपकी हीमोग्लोबिन का काम क्या है कि ऑक्सीजन कैरियर है आपका, जो बॉडी के अंदर सप्लाई करता है। तो वो सर्कुलेशन ख़त्म होगी तो वैसे रेस्पिरेटरी फेलियर हो गया। तो ये पक्का आप ज़हन में बैठा लें कि इसके फीचर क्या होंगे। उसको बर्निंग सेंसेशन होगी, उसका फीवर होगा, बुखार होगा, थकावट होगी, ब्लड प्रेशर नीचे गिर जाएगा। तो दिस इज़ द सिस्टम, अल्टीमेटली रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाएगा। नेक्स्ट ही आ जाए, ये स्टिंग है जहाँ लगा हुआ, थोड़ा सा आगे दिखाएं, दूसरा। ये देखें, 2 पाँव उसने दिखाए हैं आपको, राइट और लेफ्ट। राइट पे देखें ना बिल्कुल नॉर्मल है ये फुट, और ये लेफ्ट पे देखें ये जगह ये स्टिंग हुई है। यहाँ ये जो थोड़ा सा एक स्पॉट आपको नज़र होता है, यहाँ सांप ने काटा हुआ है, और ये वहाँ जगह भी सर गई, और थोड़ा पाँव भी आपने देखा कि पफी हो गया, स्वेल हो गया। आगे चलते हैं, आगे चलाएं जी। ये तो सारा हमने वो बना के थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। ये वो सारा हमने वो सिस्टम के कहाँ जाके ये ख़राबी पैदा करेगा, जिसकी मैंने डिटेल आपको बता दी है। अब देखें, ब्लड के अंदर पॉइज़न जब हो गया, जब ब्लड के अंदर डिकम्पोज हो गया ब्लड,
ब्लड के अंदर चेंजेस आ गई तो ब्लड ने क्या करना है, सारे आर्गन में सर्कुलेट करना है, सारे टिश्यूज़ के तक उसने जाना है, और जहाँ जो वो ब्लड सर्कुलेट करता जाएगा वो एरिया सारा डैमेज होता जाएगा। आसान तरीका ये समझने का कि चूँकि ब्लड के अंदर पॉइजनिंग होगी, जब ब्लड के अंदर पॉइजनिंग होगी तो ब्लड तो सारी बॉडी में सर्कुलेट करेगा। दूसरा, जब न्यूरोलॉजिकली इसने पकड़ लिया तो नर्व्स पूरी बॉडी को, आपके मूवमेंट को कंट्रोल करता है, आपकी सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। तो दोनों सिस्टम को जब इसने अटैक कर लिया तो बंदा क्या, उसके बचने के चांसेस नहीं होते, और अगर वो बचता भी है तो वो पार्शली किसी न किसी डिजीज़ में या नर्वस सिस्टम के मसाइल में मुब्तला हो जाएगा, या उसके सिस्टम में ब्लड के केमिस्ट्री के खराबी के अंदर मुब्तला हो जाएगा। आगे चलते हैं। हम ट्रीटमेंट में से पहले मैं ट्रीटमेंट से पहले हम थोड़ा सा इन सांपों को आपको दिखाते हैं और इनके पॉइजन्स के इफ़ेक्ट्स को दिखाते हैं। आगे चलें जी, इसको बाद में लाएं, इसको बाद में लाएं, बाद में लाएं। आगे चलें, आगे चलें, आगे चलें, और आगे चलें। वो पॉइजन किधर है सांप वाले? जो सांप की स्लाइड्स हैं, लेक्सिस की है, एपिस की है, वो दिखाएं मुझे। ये आ गया। ये हमारे पास देखें जी क्रोटैलस है। अब क्रोटैलस जो है इसका देखें, बड़ा ये खूबसूरत नज़र आता है देखने में। क्रोटैलस हमारे पास दो हैं, एक क्रोटैलस हरिडेस है और एक क्रोटैलस कास्कावेला है। वो इसके बारे में लिखा है कि स्नेक पॉइजन आर सपोज टू बी केमिकली साइनाइड hydrate of the soda and other salts. Alcohol is the normal solvent of these salt and it is an antidote, has a profound trophic action, old age, nutrition troubles, low septic states, generally disorganization of blood। ये बात आपने देखनी है। जो मैं शाम के अंदर आपने जब पढ़ना है तो उसका एक्सट्रैक्ट देखना है। किसका एक्सट्रैक्ट क्या है? एक्सट्रैक्ट उसका क्या है कि जनरली डिसऑर्गेनाइज ब्लड की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक उसका प्रॉपर एक रेशो है जो ब्लड के अंदर, भाई हीमोग्लोबिन इतनी होगी, WC इतना होगा, प्लेटलेट्स इतने होंगे, RBC इतने होंगे, उसको डिसऑर्गेनाइज कर देगा। Disorganize of the blood, hemorrhages and jaundice, and Crotallian injection decrease the rate of coagulation of the blood. In epilepsy, the average rate of far greater than in normal condition. Blood decomposition, hemorrhages, fluid that form of the clot, tendency to carbuncles, malignant स्कारलेटिना, येलो फीवर, द प्लेग। अब देखें कितनी हिक डिजीज़ ये बना रहा है पिक्चर, कितनी डिजीज़ की पिक्चर बना रहा है। जब डिसऑर्गेनाइज हो जाएगा तो पॉइजनिंग इफेक्ट से पॉइजनिंग फीवर हो जाएगा, और ऐसे बेशुमार बुखार हैं आपके जो सांप के कांटे से होते हैं, और ऐसे सांप के कांटे के बगैर वो फीवर जब हमें नज़र आते हैं तो ये क्रोटैलस बहुत अच्छा जो पॉइजनस फीवर होता है,
जो जैन लेवल पे जो बिल्कुल येलो फीवर किस्म का होता है उसको क्रोटैलस दें तो वो फीवर भी उसको उतार देता है। तो ये क्या करता है, डीकम्पोजिशन, ब्रीडिंग करवाएगा, और उसमें ये जैसे प्लेग की सिम्टम है, कॉलरा जैसी कैफियत है और मलेरिया जैसी कैफियत है, एक्ट ऑन द सेडेटिव, स्लीप इनटू हिज सिम्टम, मोर रिजिस्टेड इन द एक्शन। ये जो सांप कांटे की मोस्टली हमारा ये जो इसका फंक्शन है, इसका फंक्शन ये है, ये जो क्रोटैलस काटता है ये आपके प्लेटलेट्स को गिराता है और ये लिवर पे स्ट्राइक ज़्यादा करता है, और हम इससे लिवर कैंसर के मरीज़ भी ठीक करते हैं। और मेरे पास बेशुमार हम मरीज़ क्रोटैलस से लिवर के कैंसर से हमने ठीक किए हैं। हमारे पास ऐसे जॉन्डिस आते हैं जिनमें बिलीरुबिन जो होता है वो नॉर्मल अगर 1 है तो इसमें 20-20, 25-25, 30-30, 35-35, 40-40 तक बिलीरुबिन जो गया है हमने क्रोटैलस से ठीक किया। तो ये जो जॉन्डिस है, पॉइजनस जॉन्डिस जो है, जो इंसान को मार देता है, वो इससे होता है, इस स्नेक के काटने से होता है। आपको हाई, अगर आपके पास पेशेंट आता है उसको हाई ग्रेड जॉन्डिस है और उसके अंदर हिस्ट्री जो है स्नेक बाइट्स की है, तो क्रोटैलस वेल इंडिकेटेड है, क्रोटैलस वेल इंडिकेटेड है, यही उसकी जान बचाएगा। तो हम ना सिर्फ, हमारे पास बड़ा एक टूल है, हमारे पास टूल ये है कि बाकी जो साइंस है उसके पास ये टूल्स नहीं है, उनके पास स्पेसिफिक पॉइजन की प्रूविंग नहीं है जिस तरह के हमारे पास है। हमें क्रोटैलस ने हमारे किसी बंदे को काटा है तो क्रोटैलस की सारी कॉम्प्लिकेशन क्रोटैलस ही ठीक करेगा। हमारे पास बेशुमार सांप ऐसे, जैसे बोथ्रोब है, वो क्या करता है, क्लॉट कर देता है। ये कोगुलेशन के अमल को ख़त्म कर देगा, ये ब्रीडिंग करवाएगा। आपके बॉडी के अंदर जो ब्लड जमने की सलाहियत है, क्रोटैलस उसको ख़त्म कर देता है। इसी तरह हम इसको हीमोफीलिया भी ये हो सकता है। तो हाई ग्रेड जॉन्डिस आएगा, ये क्रोटैलस के अंदर वो कहता है कि डीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द ब्लड, डीऑर्गेनाइज ऑफ द ब्लड एंड लिवर फंक्शन का डिस्ट्रॉय हो जाना, उसके अंदर बिलीरुबिन का इंक्रीज हो जाना, उसके अंदर पॉइजनिंग हो जाना, और वो भी जो है, इसलिए हम इसको लिवर फेलियर के जो केसेस हमारे पास आते हैं, जो इवन लिवर सिरोसिस और इवन लिवर कैंसर में इसका बहुत अच्छा रिजल्ट है। क्योंकि जब ये ब्लॉक करता है, जब ट्यूमर ब्लॉक करता है आपकी पोर्टल वेंस को, या आपके अंदर लिवर की जो बाइल डक्ट है अगर उसको ब्लॉक करता है, ट्यूमर आके प्रेस करके उसको ब्लॉक कर जाता है, तो जो बाइल सेक्रेशन बन के लिवर से पित्ते में आ रही है वो जो बंद हो जाएगी, तो वो बाइल सेक्रेशन लिवर के अंदर रिवर्स सेक्शन मारेगी। जब रिवर्स सेक्शन मारेगी तो लिवर के अंदर सारा वो पॉइजन जो है बाइल वो सर्कुलेट हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो सारी ब्लड के अंदर बाइल्स की वजह से पॉइजनिंग हो जाएगी। और बेशुमार हमारे जो कैंसर के मरीज़ हैं, वो लिवर के कैंसर के मरीज़, वो सिर्फ उनकी डेथ इस वजह से होती है कि वो जो बिलीरुबिन है वो हाई ग्रेड पे चला जाता है, क्योंकि बाइल डक्ट वो जो बंद करता है, बंद करने से वहाँ बैक प्रेशर मारेगा बाइल, तो वो सारा ब्लड के अंदर, लिवर के अंदर सर्कुलेट होगा, लिवर से ब्लड के अंदर चला जाएगा, और इससे अल्टीमेटली इंसान की डेथ हो जाती है। जब हाई ग्रेड बिलीरुबिन होगा तो क्या होगा, ब्रेन के अंदर चेंजेस आ जाएंगी और वो ब्रेन की भी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो ये वो सांप है जो कि लिवर को तबाह करता है, लिवर के अंदर बिलीरुबिन की मिकदार को बढ़ा देगा, और जब वो बढ़ाएगा तो क्या होगा, उससे इंसान की डेथ हो जाती है। और यही केस अगर हम जब कैंसर में हमें मिलता है, जिनके बिलीरुबिन हाई होते हैं, ट्यूमर ब्लॉक किया होता है और जॉन्डिस की इतनी बुरी हालत होती है, तो क्रोटैलस बिल्कुल आनन फानन उसको नीचे ले आता है।
अब इसमें बहुत सारी चीज़ उसने कहा कि ये कार्बंकल बनाता है, मोटे 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 फोड़े बना देता है, और मलेग्नेंट स्कारलेटिना, बुखार, येलो फीवर, कोलरा, हैजे जैसी कैफियत हो जाना। आपको पता है हैजे जैसी कैफियत हो जाना वो भी स्नेक पॉइजन में पाया जाता है। और आप अगर वो समझते हैं कि इसको स्नेक बाइट है, वो फेंट हो रहा है, उसको कोल्ड स्वेटिंग हो रही है, तो तब भी क्रोटैलस हम उसको देंगे, और यही पॉइजन हम उसको देंगे तो वो सांप का जहर का असर ज़ायल हो जाता है। तो लॉ ऑफ द सिमिलर क्या है, जो दवा किसी बीमारी को पैदा करने की सलाहियत रखती है, वही बीमारी इसको ठीक करने की सलाहियत रखती है इन पोटेंसी। नेक्स्ट चलते हैं जी। नहीं, वो तो एक अलग इशू है ना, वो बाइल तो डायरेक्ट बन के तो स्टोमक में चला जाता है ना, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में चला जाता है, लेकिन उसका नुकसान ये होता है कि जब आप खाना खाते हैं तो आपकी बाइल सिक्रीशन जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में ड्रॉपिंग होनी चाहिए ना, वो उस वक्त ड्रॉपिंग नहीं होती, तो वो ऑटोमेटिकली जब बनती है और निकलती रहती है। तो बाइल जो आपका पित्ता है, गॉल ब्लैडर, उसका मकसद ये है कि जब आपको ज़रूरत पड़े तो वो इस्तेमाल होता है। जैसे आपने घर में पानी का टैंक है, तो पानी का टैंक हम भर रहते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है तो उसमें इस्तेमाल करते हैं। तो गॉल ब्लैडर एज ए जैसे वाटर टैंक है, उसका भी बॉडी के अंदर यही रोल है कि बाइल वहाँ स्टोर होता है और जब आपको ज़रूरत होती है तो वहाँ से यूटिलाइज होता है। अब हमारे पास एक और ये सांप है कास्कावेला, ये बड़ा मतलब इसकी जो अलामात हैं ये उससे ज़्यादा हैं। The poison of Cascavella is as deadly as that of the other Crotalus, and the general symptoms are like those of the other members of the group, but the mental symptoms are the more pronounced, and the peculiar hallucinating pain and the frequent and the worse by old washing. Many symptoms are worse at night. अब सांप का जहर जो है जैसे लेक्सिस है, अब लेक्सिस में भी कपड़ों की तंगी पाई जाती है, लेक्सिस में भी सुफोकेशन होती है, लेकिन ये कहता है कि इसकी जो सिम्टम्स हैं माइल्ड सिम्टम बहुत ज़्यादा है। मतलब लेक्सिस वाला कहेगा कि दरवाज़ा खोलो, मैं थोड़ा सा इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, ये इसकी नौबत ये नहीं आएगी कि दरवाज़ा खोलो, मैं आस्ते से जाके आराम से दरवाज़ा खोल के बाहर जाऊँ, ये दरवाजे पे यूँ झपटेगा कि किसी तरीके से, मतलब आप देखें कि शिद्दत इतनी है कि ये इंतज़ार भी नहीं कर रहा कि दरवाज़ा खुले तो मैं बाहर जाऊँ, ये दरवाजे पे झपटता है। लिहाजा माइंड सिम्टम जो है इसकी कोलेट्रैलस से और लेक्सिस से बहुत ऊपर चली जाती है। इसी तरह जब हमें मेनोपॉज में औरतें आती हैं जिनको हम लेक्सिस का इस्तेमाल कराते हैं, उनके अंदर सफोकेशन होती है, उनके अंदर घुटन होती है, तो वो हम लेक्सिस का, और जहाँ लेक्सिस फेल होती है तो फिर हम क्रोटैलस कास्कावेला देते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलें। मेरे टॉपिक के आज मैं दो मकसद इससे ले रहा था। एक मकसद ये हम ले रहे हैं इससे कि स्नेक बाइट्स को हमने कैसे हैंडल करना है, और हम वो वाइज साइंस हैं जो हर किस्म की स्नेक बाइट को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसकी प्रूविंग जो है हमारी बाकी डिजीज़ में भी हमारे लिए बड़ी सोचमंद है। अगर आज के आप लेक्चर को सुनते हैं तो ना तो आप सिर्फ स्नेक बाइट को आप कंट्रोल करेंगे, बल्कि बॉडी की और जो जानलेवा कंडीशंस हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिकल हैं, चाहे वो ब्लड की प्रॉब्लम्स हैं, हम उसको जब इसको स्टडी करेंगे तो हमारे लिए वो भी, और ये एज सिर्फ होम्योपैथी को है, ये दुनिया के किसी और सिस्टम को नहीं है। जैसे हमारा मेनोपॉज में बेतहाशा लेक्सिस का, मेनोपॉज की और भी बहुत सारी दवाइयाँ हैं, सीपिया है, ट्यूबर है, सल्फर है, परसटीला है, लेकिन मेनोपॉज में लेक्सिस का रोल बहुत ज़्यादा है। इसलिए अगर हम यहाँ पढ़ेंगे तो हम दूसरी जगह भी हम इसका इस्तेमाल करेंगे, हम इसको एंटीडोट भी करेंगे पॉइजन्स को, यहाँ पे बाइट को, और साथ साथ हम ऐसी जानलेवा बीमारियों का इलाज भी यहाँ सीखेंगे। नेक्स्ट चलें जी। अब हमारे पास एक और सांप है, नाजा कोबरा है,
और ये इंडियन कोबरा जो है इसको नाजा कहते हैं। लेक्सिस जो है वो अमेरिकन कोबरा है, वो लेक्सिस की बहुत ज़्यादा प्रूविंग हुई है जो हेरिंग ने की हुई है, इसमें आगे आएगा लेक्सिस। अब नाजा क्या करता है? नाजा प्रोड्यूस एज ए टिपिकल बल्बल पैरालिसिस, ये नर्वस पैरालिसिस करता है। जब आपके पास फालज के मरीज़ आते हैं, जैसे हम जल्सियम देते हैं, हम कॉस्टिकम देते हैं, हम ओपियम देते हैं, प्लम्बामेट देते हैं, नेचर ने देखे ना हर चीज़ के कई इलाज पैदा किए हैं, कई अल्टरनेटिव सिस्टम पैदा किए हैं उसने। हेलो जी। टिश्यू लेइंग बेंथ ऑफ द वुड इज colored dark purple and large quantity of vesicle blood like fluid collect in the vicinity of the wound and intense burning pain and the spot bitten and the first symptom। अब देखें लेक्सिस को मैंने देखा है कि लेक्सिस जो है वो डीकम्पोज करता है ब्लड कंपोजिशन को, लेकिन जो नाजा है बेसिकली नाजा पैरालाइज करता है। इसको उसने देखा ना तो नाजा प्रोड्यूसर टिपिकल बल्बल पैरालिसिस, बॉडी के अंदर एडिमा हो जाता है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग हो जाती है, और ये जो है आपका जो हार्ट है, हार्ट के अंदर ये ऐसी कैफियत पैदा करके हार्ट की जो सर्कुलेशन है उसको स्लो कर देता है, हार्ट की सर्कुलेशन को स्लो कर देता है। दो मिनट बंद हो सकते, 2 मिनट बंद कर। नाजा प्रोड्यूस टिपिकल तो इसकी आपको समझ आ गई कि जहाँ वो कहता है कि एमरेज नहीं होता, ब्लीडिंग नहीं होती, लेकिन ओडीमा पैदा कर देता है। इसी वजह से जो फेफड़ों के अंदर पानी पड़ जाता है, पानी पड़ने से क्या होता है, जो रात को कार्डियक इशू की वजह से जब हमारे पास दिल के जो मरीज़ होते हैं, जो सांस ब्रीद लेना उनके मुश्किल हो जाता है और रात सो नहीं सकते, और उसको कहते हैं हम कार्डियक कफ उसको कहते हैं। फेफड़ों में पानी जमा होने के, जब आपका आर्टीरियल सिस्टम या आपका हार्ट का पंपिंग सिस्टम स्लो हो जाता है, जैसे ये यूँ होता है तो यूँ होता है, तो यूँ स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा तो क्या होगा, पानी जमा हो जाएगा, पानी जमा हो जाएगा उसको एडिमा कहेंगे। तो ये एडिमा करता है। अब एडिमा भी क्यों है, फंक्शन स्लो हो गया। अब समझ हो गया, किडनी का फंक्शन स्लो हो गया, हार्ट का फंक्शन स्लो हो गया, लिवर का फंक्शन स्लो हो गया, तो क्या होगा, पानी जमा होना शुरू हो जाएगा। अब पानी जमा होने की 3 वजूहात होती हैं। आपका कार्डियक फंक्शन वीक हो गया, आपका किडनी फंक्शन वीक हो गया, और आपका लिवर फंक्शन वीक हो गया। अब चूंकि ये पैरालाइज करता है, उस फंक्शन को स्लो करता है, लिहाजा जहां आपको एडिमा नजर आएगा, पैरालिसिस नजर आएगा, स्वेलिंग नजर आएगी, वहां नाजा काम करेगा। पहले वाले केस में हम क्या कह रहे थे कि जहां ब्लीडिंग होगी, जहां प्लेटलेट्स गिर जाएंगे, ब्लड कंपोजिशन डीरेंज होगी, तो वहां क्रोटैलस आ जाएगा। तो सांप के कांटे का अगर आपके पास बंदा आता है, वो कहता है मेरे हाथ पाँव सही काम नहीं करे, और वहाँ उसके पाँव पे, हाथों पे या सांस की एडिमा की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, तो वहाँ फिर हम इसको इस्तेमाल करें। ठीक है जी। तो ये फ़ौरन हम 1 ml में 10 ml में उसको देनी शुरू करेंगे, तो ये उस सांप के उस जहर को एंटीडोट कर देगा। और ये बड़ी जो स्पेसिफिक कैटेगरी है, स्पेसिफिक जो डिफ्रेंशिएशन है,
ये किसी दूसरे इलाके, उनके पास क्या है, वीनम है, पॉइजन है, वैक्सीन है, वीनम देते हैं उनको, सांप के कांटे वालों को। लेकिन ये सहूलत उसी नहीं है कि आपके पास 12 स्नेक पॉइजन प्रूव शक्ल में पैदा हो पड़े हुए हैं जो पैरालाइज करता है। कौन पैरालाइज करता है, कौन डिकम्पोजिशन ऑफ ब्लड करता है, कोई दोनों काम भी करते हैं। कुछ आगे आएंगे जो दोनों काम भी करेंगे। तो जहां आपको सिंगल नजर आ रहा है वहां आप जैसे नाजा देंगे, हम क्रोटेलिस देंगे, अब लेक्सिस आएगा, लेक्सिस में दोनों काम आ जाएंगे, लेक्सिस में दोनों काम आ जाएंगे। चलिए जी आगे चलते हैं। कितनी देर बाद आप देखें ये बड़ी मॉनिटरिंग वाला काम है। जैसे आप 1M देखते हैं तो आप देखते हैं कि वो कितनी देर उसको बेहतरी आ रही है। आप रिपीटेड डोजेज, जैसे हमने डंगी में मैं कहता हूँ हम क्रोटेलिस दिन में 3 दफ़ा भी देते हैं 1M में, और 2-3 दिन के लिए दे देते हैं। इसी तरह जब इस कंडीशन में आया तो 1M आप सुबह दोपहर शाम 3-4 दिन भी दे सकते हैं। जो ही उसकी कंडीशन इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी हम उसको रिड्यूस करते जाएंगे। और ये लाफ जो है आपका उसमें मौजूद है कि पोटेंसी की रेपुटेशन का, कि जो ही मरीज़ को अफाका होना शुरू हो जाएगा आप उसको वक्फा बढ़ाना शुरू कर देंगे, और जब तक उसको अफाका नहीं होता हम रिपीटेड डोज देते जाएंगे। जो ही अफाका शुरू हो जाएगा इंटरवल हम बढ़ा देंगे। समझ आ गई है? अब बाज़ पेशेंट पे हो सकता है आपको 2 डोजेज से 3 डोजेज से फाका, 1 डोज से फाका शुरू हो जाएगा। बाज़ को हो सकता है 6 डोजेज देनी पड़े, हो सकता है 9 डोजेज देनी पड़े। तो जहां आप समझते हैं कि अब हमारा काम शुरू हो गया, मरीज़ को रिलीफ मिलना शुरू हो गया, फिर आप ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। एलेपस वो कहते हैं सिमिलर टू स्नेक पॉइजन जनरली हैज़ अ वेरी मार्क्ड ब्लैक डिस्चार्ज। इसका जो डिस्चार्ज होगा ये ब्लैक डिस्चार्ज कराएगा। डिज़ायर फॉर स्वीटेंड बटर मिल्क, मीठी चीज़ों की, कोल्ड थिंग डिसएग्री, मतलब कोई चीज़ वो कहता है जो खाएगा वो ठंडी चीज़ नहीं पसंद करे। डिज़ायर फॉर द स्वीट बटर मिल्क, नोजिया एंड वॉमिटिंग, प्रोस्टेटिंग, डायरिया ऑफ कंसेप्शन के डिजीज़ के अंदर मोशन इसको शुरू हो जाएंगे। एसिडिटी ऑफ द स्टमक विद फैंट फीलिंग, सडन पेन इन द स्टमक, स्पाज्म ऑफ द ओसोफेगस, फेरिंग्स, कंस्ट्रिक्टेड सब में पाया जाता है। फूड एंड लिक्विड सडनली arrested and then fall heavy into the stomach, spasm followed by paresis, ये भी paresis करता है। Cold feeling in the stomach, fruit and ice water is a very cold, right sided paralysis, must have oscillatory motion, rheumatic constitution, ear, nose and throat symptoms is important। अब इसमें दो चीज़ें ये पाई जाती हैं कि ये स्टोमक डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करेगा। एलेपस क्या करेगा? डाइजेस्टिव सिस्टम पे अटैक करेगा, और दूसरा काम ये भी पैरालिसिस करेगा। तो जहां आपके पास मरीज ये आता है सांप काटे के बाद कि इसको मोशन है, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो गया है, और साथ अगर पैरालिसिस भी आते हैं तो फिर एलेपस का इस्तेमाल हम करेंगे। और जनरली भी हम मोशन में, हम कोलरा में अब ज़्यादा जो मोशन होते हैं हम उसमें एलेपस का इस्तेमाल करते हैं। है ना मज़े का काम कि इस एक वो कहते हैं एक तीर से दो शिकार हैं। एक तो आप पॉइजन्स को एंटीडोट करें, स्नेक बाइट का इलाज करें, और साथ साथ आपके पास एक और प्रूविंग है कि आप बाकी डिजीज़ को भी जो बहुत स्फीयर होती हैं उसको आप देखें। नेक्स्ट जी,
नेक्स्ट, बोथ्रोप, इसका भी ब्लड पे असर है। पहली लाइन ही बोरक लिखता है, इट्स वीमेन इज द मोस्ट कोगुलेटेड, ऑल्सो लेक्सिस, लेक्सिस में भी ऐसा होता है। वी शुड एक्सेप्ट टू द फाइंड अंडर द दिस रेमेडीज द सिम्टोमेटोलॉजी of the thrombosis and thrombotic phenomena as a hemiplegia, aphasia, inability to the articular limbs work. अब ये क्या करता है, ये भी डिरेंज करता है ब्लड कंपोजिशन को, ये क्लॉटिंग फैक्टर को बढ़ा देता है, नॉर्मल से बढ़ा देगा। तो वैसे तो हमें ब्लीड करेगा तो हम क्लॉट करता है, क्लॉटिंग फैक्टर होता है, लेकिन ये क्लॉटिंग फैक्टर की मिकदार, ब्लड डीकम्पोजर कर क्लॉटिंग फैक्टर की मिकदार को बढ़ा देगा, ब्लड को वहाँ जमा के। इसलिए जो थ्रोम्बोसिस होता है, जहाँ आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर ब्लड क्लॉट हो जाता है, उसकी ये दवाई हम देते हैं इसको। और जहाँ आपके कांटे का सांप आएगा कि ब्लड अंदर क्लॉट जम होना शुरू हो गया, यहाँ ब्लड पीछे जमेगा तो आगे सारा पाँव में स्वेलिंग आ जाएगी, तो समझें कि इसके अंदर क्लॉटिंग शुरू होगी। और क्लॉटिंग करके ये आर्टरी सारी के अंदर क्लॉटिंग करेगा, वेंस के अंदर क्लॉटिंग करेगा, और बंदा अल्टीमेट हार्ट फेलियर होगा तो डेथ हो जाएगा। और ये नर्वस ट्रेमलिंग, पेन इन द राइट बिग ऑन द डायगोनल कोर्स ऑफ द सिम्टम, वो कहता है इसका जो पेन होते हैं वो डायगोनल्स आते हैं, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाला हिस्सा इधर से इधर होता है, जैसे गैरिकस में आता है, यूं और यूं, यूं और यूं क्रॉस द डायगोनल्स। और ये बी नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, और ये बी पैरालिसिस उस पर जो आपका न्यूरो सिस्टम है उस पर भी पैरालाइज करता है। आगे चलते हैं, ठीक हो गया जी। तो जहाँ हमें क्लॉट मिलते हैं, अब आपके पास डीप वेन थ्रोम्बोसिस बहुत आता है आपके अंदर, आपके कैंसर के केसेस में आपको जो थ्रोम्बोसिस आ जाता है उसके अंदर, पोर्टल वैन के अंदर थ्रोम्बोसिस आ जाता है। तो जहाँ थ्रोम्बोसिस आएगा वहाँ आपको बोथ्रोप्स, वाइपरा पॉइजनिंग कॉज अ टेम्परेरी इंक्रीज इन द रिफ्लेक्सेस, पैरासिस, सुपरवेंसिस और पैराप्लेजिया ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज, upward resemblance, acute ascending paralysis of the laundry as a special action on kidney and induce hematuria, cardiac dropsy। अच्छा ये देखें कि ये वो ऐसा सांप है वाइपरा। वाइपरा जो है ये आपके रिफ्लेक्सेस के अमल को तेज कर देता है, और ये पैरालिसिस करता है, किडनी के फंक्शन के को भी ये रिड्यूस कर देता है। लिहाजा ये रीनल फेलियर के केसेस के लिए इसका इस्तेमाल होता है। कार्डियक ड्रॉपसी, दिल की वजह से अगर आपको एडिमा हो जाता है, जैसे नाजा करता है, जैसे अब देखिए हमारे पास जो ड्रॉपसी की दवाइयाँ और भी बहुत सारी हैं, जैसे एपस है, नेट्रोम्योर है, एपोसाइनम है, लेकिन ये जो वो दवाइयाँ एक अपने तौर पे काम करती हैं, लेकिन जहाँ सिविरिटी होगी, जहाँ जान का ख़तरा होगा, वहाँ आपको स्नेक पॉइजन बचाएगा। अब ये क्या करता है कि ये रीनल फेलियर की तरफ जा रहा है, ये कार्डियक फेलियर की भी तरफ जा रहा है, ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे अटैक भी कर रहा है वाइपरा, और ये वाइपरा जो है ये आपका रीनल सिस्टम पे भी अटैक कर रहा है, और ये अटैक कर रहा है आपके लिवर पे भी अटैक करके, लिवर को बढ़ा रहा है। इनलार्जमेंट ऑफ एलिमेंट ऑफ मेनोपॉज, एडिमा ऑफ द ग्लॉटिस, पोलिन्यूराइटिस, पोलियोमाइलाइटिस। पोलियोमाइलाइटिस, पोलियो पैरालाइज करेगा, इतना पैरालाइसिस की कंडीशन कर लेते हैं जैसे पोलियो।
अब पोलियो में हमारे पास एक और बड़ा अच्छा काम करती है दवाई, यही जो है पॉइजन में से, वो बंगारस है। तो वाइपरा भी करता है, वो भी करता है। और ये वेरिकोज की भी बड़ी दवाई है वाइपरा। जो वेरिकोज होती है ना, जो वेरिकोज टांगों के, वेरिकोज की भी बहुत बड़ी दवाई है। और ये जो दवाई है आपकी वेरिकोसील की भी बड़ी दवाई है। और वेरिकोसील की वजह से अगर ओलिगो या एजोस्पर्मिया होता है, ये वहां भी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट, सेंचरस। Like the other snake poison, its effect on the system of profound like the arsenic. अब ये like the arsenic, बोरक लिखता बड़ा मज़ेदार है। आर्सेनिक के अंदर क्या होती है? बेचैनी, रेस्टलेसनेस। ये सांप के अंदर बड़ी बेचैनी है, रेस्टलेस। और ये जहाँ वो भी पॉइजन है, आर्सेनिक भी, संख्या भी पॉइजन है। और ये पॉइजन संख्या से मिलता जुलता है। The like the other snake poison, its effect on the system are profoundly like the arsenic. It has a dyspnea, mental and physically restless. आप देखें ना, आप आर्सेनिक आपके पास काम नहीं करती, आपके पास रस्ट हाउस काम नहीं करती, तो आपके हाथ खड़े हो जाते हैं। तो आपको तो ये सेंचरस की तरफ कभी ध्यान गया है आपका? सेंचरस की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। और मैं आपको बताऊं ना, ये जितने 12 सांप हैं, आप 12 सांप लेके बैठ जाए ना, इनकी पॉइजन, इनकी मेडिसिन, आप बेशुमार लाइलाज अमराज को ठीक करने की सलाहियत रखते हैं, आपकी अगर इन पे ग्रिप पड़ जाए। क्योंकि पॉइजन जान को लेता है, और जिस तरह से लेता है उसी तरह ये जान को बचाता भी है। अब ये सिम्टम जो आर्सेनिक की है, वो भी पॉइजन, यही सिम्टम जो है वो कैडमियम सल्फ की भी है। उसके अंदर नकाहत भी पाई जाती है। वो मूवमेंट करना भी नहीं चाहता और मूवमेंट करता भी है। बेचैनी, नकाहत, वो अपर दर्जे की है आर्सेनिक की। और ये चूंकि पॉइजन है, ये सब पे नंबर ले जाता है सेंचरस। और इसका दर्द जो है, हार्ट का जो दर्द होता है, ये मैं बहुत ज़्यादा इसको क्लिनिकली यूज़ करता हूँ। किस में? कार्डियक पेन में। ये दर्द यूँ आगे से पीछे क्रॉस करता है। जहाँ मरीज़ आपको ये कहेगा कि मेरा दर्द, दिल का दर्द पीछे क्रॉस कर रहा है, तो दैट इज़ अ सेंचरस। हमारे पास बहुत पुरानी 10 ml पड़ी है और हम इसको 10 ml की एक डोज देते हैं, थोड़ी देर में वो ठीक हो जाता है। Mal alternation of the moods with dreams. It is a wonderful restorative and deep acting remedy. Increase sexual desire in both sex in factual attempt to the recline right ovarian region pain पर। इसमें सेक्सुअल मीनिया भी पाया जाता है। आपको पता है जो सेक्स ड्राइव को ये इंक्रीज करता है, बढ़ाता है सेंचरस। और ये सिर्फ ना कि वो कहता है कि दोनों सेक्स में बढ़ाता है। अच्छा, बाद दफ़ा मैं आपको ये बताता हूँ कि सांप काटे के मरीज़ आपके पास साल 2-2 साल बाद भी आते हैं। वो जी मुझे सांप साल पहले उसने काटा था तो मैं ठीक तो हो गया, लेकिन ये चीज़ें पाई जाती हैं। तो उस वक्त भी आपके पास यही हाल है। अगर आपने डीपली इन पॉइजन्स को पढ़ा हुआ है, डीपली इन पॉइजनों को समझा हुआ है, तो आप बेशुमार
बेशुमार आपके पास। अब देखें ना, सेक्सुअल मीनिया की बाग पे पास बहुत सारी दवाइयाँ हैं, जैसे आपके पास प्लाटिनम है, आपके पास एक्सट्रीम सेक्सुअल मीनिया की जो दवाई है वो हाइड्रोफोबिनम है, तो बहुत सारे कोनियम है, ओनोस्मोडियम है। लेकिन पॉइजन जो है ना, ये समझें कि ये तो एक्सट्रीम हल है भाई। जब कोई दवाई काम नहीं करेगी तो पॉइजन करेंगे और नसोर्स करेंगे, ये बात ध्यान में रखें। इलाज करते हुए सिविरिटी ऑफ द डिजीज, शिद्दत बीमारी की क्या है, क्या वो जानलेवा है, तो जानलेवा है तो फिर नसोर्स और पॉइजन है। इसमें स्नेक पॉइजन भी है, आपके पास प्लांट पॉइजन भी है, और आपकी बेशुमार दवाइयाँ जो है ना सारी, जैसे ब्रायोनिया है, एकोनाइट है, कोनियम है, ये सारे पॉइजन्स हैं। तो प्लांट से भी ज़्यादा सख्त पॉइजन जो है ना वो स्नेक पॉइजन्स हैं। तो वहाँ भी अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो कि तो जहाँ प्लांट पॉइजन फेल होता है, अब सेक्स ड्राइव जो है ना कोनियम में भी पाई जाती है, वो भी पॉइजन है। वो प्लांट पॉइजन है, ये स्नेक पॉइजन है। तो कंपैरेटिव स्टडी रखने वाला जो डॉक्टर है वही कामयाब है, वही सक्सेस है, ये ज़हन में रखें। अब मैं एक दवाई मैंने पढ़ी थी कि व्हेन ब्रायोनिया फेल देन गिव ओपास। अब पूरी पाकिस्तान में ओपास किसी के पास नहीं थी, और मैं पिछले 20 साल ढूंढता रहा हूँ। अभी जब मैं यूके गया हूँ तो वहाँ से मैं लेके आया हूँ ओपास। अब ऑल्टरनेटिव भी उसने रखा हुआ है, व्हेन ब्रायोनिया फेल देन नाइट्रोम्योर, व्हेन पल्स, फिर सिलेशिया, फिर एसिड फ्लोर, एपिस नाइट्रोम्योर, नाइट्रोम्योर सिपिया। तो दर्जात हैं दवाइयों के। अगर आपके पास, आपको दर्जात को भी नहीं समझते, दवाइयों के दर्जात हैं ना, आप दर्जात है आपका प्लांट्स में अगर नहीं आलो तो लामाला आपको प्लांट पॉइजन से नहीं आ रहा तो आपको स्नेक पॉइजन की तरफ जाना पड़ेगा। आपको मिनरल पॉइजन, आर्सेनिक का मिनरल पॉइजन से हल नहीं हो रहा तो आपको सेंचर्स की तरफ जाना पड़ेगा। भाई आपको संख्या से मसला हल नहीं हो रहा तो आप इसमें जाएं। तो ऑल्टरनेटिव एंड कंपैरेटिव स्टडी गिव यू द सक्सेस। अगर आपके पास अल्टरनेटिव स्टडी नहीं है, आपके पास कंपैरेटिव स्टडी नहीं है, तो आप इन बीमारियों से नहीं खेल सकते, इनसे नहीं जीत सकते। और दुनिया की यह खूबसूरत तरीन साइंस है। आज आप सांपों के जहरों को पढ़ के आपको अंदाज़ा होगा कि इससे ज़्यादा खूबसूरत साइंस कोई नहीं है, कि तमाम जानलेवा बीमारियों का इन्हीं जहरों में हल भी मौजूद है। और ये उसका बड़ा कमाल है एनिमल का कि आपको वो पोटेंटाइजेशन का अमल दे के गया है, आपको वो डाइल्यूशन का अमल दे के गया है। वही जो पॉइजन है, पुराने बुजुर्ग कहते थे ना, जहर दा तोड़ जहर ही होता है। सुना हुआ था ना सियानों से कि जहर का तोड़, जहर का तरियाक जहर ही होता है। नेक्स्ट, टॉक्सिफिस। Toxic snake pain fever occur unusually after the bite from these snakes and sometimes change location with the disappearance of the first symptom and unusual dryness of the skin follow the bite, endometriosis, swelling and the pericardial neuralgia. Pain travel from one part to another part. Other snake poison not by the lexes. इसके जो दर्द हैं बेसिकली ये काउंटेबल हैं, ये समझने वाले हैं। शिफ्टिंग पेन पाए जाते हैं। अब शिफ्टिंग पेन आपके पास पल्सटीला है, आपके पास काली बेरिकुम है, आपके पास लीडम है, आपके पास लेक्सिस है, आपके पास
लाइकोपोडियम है, आपके पास लेक्केन है, सारे शिफ्टिंग पेन है, कालमिया है। तो जो सिविरिटी आएगी कि वो आपको फ़र्क नहीं दे रही, तो आप टॉक्सिफस का सहारा लें। अब आपको बेशुमार जगहों पे आप नज़र आता होगा कि यार ये तो सांप अजीब अजीब काम करते हैं, ये पॉइज़न अजीब अजीब काम करते हैं, और हम कहते हैं जी हमने ये दवाई भी दे दी, हमने वो दवाई भी दे दी, हमने फलां भी कर लिया, वो जी सारी दवाइयाँ दे दी। आज जिसने ये लेक्चर सुना होगा उसको पूछेंगे ये दवाइयाँ वाकई अलामात में आपने दी थी? आपने आर्सेनिक की जगह सेंचुरस को दिया था, आपने पैरालिसिस में नाजा को दिया था। दिस इज एक नया वे है, एक नया रास्ता है, एक नया इल्म है जो सिर्फ होम्योपैथी के पास है। नेक्स्ट, मैंने तो इसको एक्सट्रैक्ट निकाला हुआ है। मैंने तो इसकी बाकी बॉडी की सिम्टम हमने तो सिर्फ निचोड़ निकाल के आपके सामने रखा है कि ये पढ़ें, ये समझें। और मेन थीम क्या है पॉइजन की, हमने बयान किया ना आपको, न्यूरोलॉजी, नर्वस एंड ब्लड। और नर्वस पे ब्लड की कंपोजिशन, डीकम्पोजिशन, और आपको नर्वस सिस्टम 12 सांप अगर बार बार गौर पढ़ें तो आपके तो बेशुमार जो हल आपसे नहीं निकल रहे थे वो आपके हल तो आपके पास पड़े हैं, आपके क्लिनिक पे पड़े। बंगारस फेसी, दिस इज द venom produce a condition like an acute polynephritis and myelitis post symptomatology and histologically. Polyencephalitis and myelitis, इन्फ्लेमेशन बोन्स के अंदर, नर्व्स के अंदर कहीं भी आएगी, वहाँ बंगारस काम करता है। और हमने इसको पोलीमाइलाइटिस में, मैंने पिछले 20 साल से मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, 20 साल से, और ये लिखी भी गई है रिलेशनशिप में, नाजा के रिलेशनशिप के अंदर ये पड़ी है। और मैं इसको 20 साल से इस्तेमाल करूँ पोलियो में, और पोलियो में बहुत अच्छा ये रिज़ल्ट देती है। नेक्स्ट, हाइड्रोफिस, ये पानी का सांप है, समुंदर में, पानी में। ये क्या करता है, ये भी नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम पे अटैक करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, attack on the peripheral nerves, giving the symptom tubular similar to those of the polymyelitis. फालजी कहते हैं, जैसे पोलियो हो गया, पोलियो माइलाइटिस की भी ये दवाई है। अब पोलियो माइलाइटिस में हमने 2 दवाइयाँ आपको पढ़ा दी हैं, क्योंकि वो वायरस है। आपको पता है वायरस पे स्नेक पॉइजन बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। जो वायरस की अलामात पैदा करता है, जो वायरस, वही अलामत अगर आप स्नेक पॉइजन में आपको मिलती हैं तो वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं स्नेक पर, जैसे मैंने डेंगू का जिक्र किया। ये मोटर नर्वस सिस्टम पे काम करता है। विदाउट सेंसरी डिसऑर्डर, स्टिंगिंग पेन इन द लिम्स ऑफ द थ्रोट, ड्राई थ्रोट। नेक्स्ट,
दो चीज़ें तो आज आपको समझ आएंगी कि नर्वस मसाइल हों, ब्लड के मसाइल हों, तो सांपों के जहर को आपने मद्देनजर रखना। जहाँ आपका फेलियर हो रहा है, आपको दूसरी दवाइयाँ सपोर्ट नहीं कर रही और बंदे की जान जा रही है, तो आपको इन 12 स्नेक तो अभी आपके प्रूव शुदा है ना, और इनका लिटरेचर मौजूद है, और मैंने इसका जो एक्सट्रैक्ट है वो मैंने आपके सामने रखा है कि नर्वस ब्लड, मतलब आपने अगर दो चीज़ों को आप नहीं भूल सकते, आसानी से याद रख सकते हैं, न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम एंड ब्लड डिकम्पोजिशन एंड डीऑर्गेनाइजेशन, तो उसमें आपको स्नेक पॉइजन, और जहाँ जहाँ ये आपको बीमारियाँ नज़र आती हैं, जहाँ जहाँ सांप के काटने के अंदर कहीं नर्वस प्रॉब्लम नज़र आता है, कहीं ब्लड की डिकम्पोजिशन नज़र आती है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। या हम बाइट में भी इस्तेमाल करेंगे और हम इसको डिजीज़ में भी इस्तेमाल। जी जी, ये सांप अगर जहर वैसे फेंक दे जिस्म पे लग जाए तो उससे कोई नुकसान होता है? नहीं, स्प्लिट करेगा तो नुकसान होगा बहुत। काटे ना जरा स्टिंग, मैं कई बंदे देखे जिन्होंने छड़ी से मारा है तो छड़ी बाद दफ़ा क्रैक हो जाती है, उसके अंदर भी पॉइज़न आ जाती है। स्पेशली जो कोबरा का पॉइज़न है ये बड़ा ही ख़तरनाक है। इसको ये यूँ मार भी नहीं खाता, इसको आप यूँ स्टिक मारेंगे तो ये यूँ हो जाएगा, ये लेफ़्ट राइट हो जाता है। इसको मारने का तरीका भी है कि इसको यूँ मारें आप, उसका मारना भी है, बड़ा ख़तरनाक अमल है। अक्सर लोग फायर करके मार देते हैं, या बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं वो अपना एरिया कवर करके ये वाला, तो फिर इसको मारे जाते हैं, लेकिन गांव के लोग मार लेते हैं इनको वो तो शेर को भी काबू कर लेते हैं ना इंसान के पास इतना दिमाग है ना कि वो किसी चीज़ को भी काबू कर सकता है। पाइथन, ये वो बड़ा सांप है, हमने चूंकि इसको ऐसे, इसका पॉइजनिंग इफेक्ट नहीं होता, ये लिपट के बंदे को या किसी चीज़ को मारता है, मतलब उसके गिर्द अपना लपेट लेता है। पाइथन, द फियर ऑफ स्टार्वेशन एंड द बीइंग अलोन, फियर ऑफ, ये सारी वही सिम्टम है। द फियर ऑफ सेंसेशन एंड द बीइंग अलोन, फियर ऑफ बीइंग स्ट्रैंगल्ड, ऑफ द सफोकेटिंग, फियर ऑफ, इसमें फियर बहुत पाए जाते हैं। वेडनिंग द डार्क, क्लस्ट्रोफोबिया, तंग जगहों से, द लूजिंग ऑफ वन ओन आइडेंटिटी, रिलीज ऑफ what has been confined और cut off, कोगुलेशन, कोगुलेशन में भी इसका अमल है, ब्लड पे भी इसका अमल है, लेकिन इसके अंदर फियर ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है जी, ये ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। एक दवाई है गोलेंड्रीना, गोलेंड्रीना, जी जी जी, बस ठीक है, फिर चौकस, ठीक है, बस यार मैं लेक्चर अच्छा, बस तू ठीक है, बस ठीक है। लेकिन चूँकि कदीम ज़माने में होम्योपैथी के से पहले या होम्योपैथी के बाद भी जिस तरह से हमारी डिल्यूट हुई है मेडिसिन, इस तरह नहीं थी लोगों के पास, ये कंसेप्ट लोगों के पास नहीं था, लिहाजा वो सांपों के जहर का एंटीडोट इस तरह से इन दवाइयों से करते थे। जैसे सिड्रॉन के अंदर भी लिखा हुआ है कि ये एंटीडोट है स्नेक पॉइजन्स का। यूफोर्बियम के बारे में ये है कि अगर आप ये खा लेते हैं वैसे भी, तो आपके पे सांप के जहर का असर नहीं होगा।
और ये दो काम करता है, एज ए प्रोफिलेक्टिक भी करता है कि आप खा भी सकते हैं और आप इसका इलाज भी इसके साथ कर सकते हैं। और दूसरी आम यूज़ होने वाली दवाई, अच्छा सिड्रॉन जो है ना वो एंटीडोट ऑफ स्नेक्स है, ऑल स्नेक्स का एंटीडोट्स है। और सिड्रॉन बड़ी मज़े की भी दवा। अच्छा जितने भी सांप हैं ना, एक ज़हन में रखें, जितने भी सांप बाइट करते हैं इसके अंदर मुकर्रा वक्त पे तकलीफ़ात का लोड कराना, मुकर्रा वक्त पे तकलीफ़ात का लोड के आना। और अक्सर जो लोग हैं जिनको एक दफ़ा सांप ने काटा है ना, तो वो साल बाद वो कहते हैं हर साल मुझे सांप काटने आता है। सुना हुआ है ना ये? वो सांप काटने नहीं आता, उसी जगह पे रीअक्रेंस होती है उसकी स्टिंग की। वो कहते हैं मैं सोया हुआ था तो मुझे सांप ने काट दी। तमाम अलामात वक्त मुकर्रा पर आए तो वो स्नेक पॉइजन की तरफ आपको जाना होगा। यही अलामत सिड्रॉन की है, यही अलामत मलेरिया ऑफ की है, यही अलामत चाइना की है, यही अलामत चाइनम सल्फ की है, यही अलामत नेट्रियम म्योर की है। वक्त मुकर्रा पे चीज़ों का लोड के आना, सिड्रॉन कभी फेल नहीं होती। एनी डिजीज़, कोई भी बीमारी जो वक्त मुकर्रा पे लोड के आएगी, आप सिड्रॉन देंगे तो वक्त ख़त्म हो जाएगा। और मैं तो हमारे पास आते हैं, साल बाद मुझे टाइफाइड हो जाता है, साल बाद मुझे मलेरिया हो जाता है, साल बाद मुझे एलर्जी होती है। तो व्हेन द फिक्स टाइम द सिम्टम्स रीअकर, देन द वेल इंडिकेटेड मेडिसिन इज द सिड्रॉन। तो चूँकि ये खासा है पॉइजन्स का भी, स्नेक पॉइजन का, तो आप 1 mg या cm की एक डोज देंगे तो वो रिपीट नहीं होगा। इसमें भी आप सिड्रॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं। ट्यूबरकुलोनियम का भी खासा है भाई। ट्यूबरकुलोनियम जो आपकी, उस पर भी तकलीफ़ात बार बार लोड के आती हैं। रीअक्रेंस ऑफ दी रीअक्रेंस, महीने बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, फिक्स टाइम जिसके पास है, तो दैट इज़ द सिड्रॉन, दैट इज़ द स्नेक पॉइजन्स। जैसे मैंने चाइना का भी जिक्र किया, चाइनम सल्फ का भी जिक्र किया, नेट्रियम म्योर का भी जिक्र किया। खुदा ने अल्टरनेटिव भी चीज़ें रखी हुई हैं ना। अब ये जो सिड्रॉन है, ये देखें प्लांट ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है, वहाँ उसने लेक्सिस भी रखा हुआ है, वहाँ उसने चाइना भी रखा हुआ है। तो बार बार चीज़ें, जैसे बार बार टाइफाइड हो जाता है तो आप टाइफाइडिनम का इस्तेमाल करेंगे, बार बार मलेरिया हो जाता है तो मलेरिया ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। लेक्सिस, क्रोटेलिस, ये तो मैं जिक्र कर गया हूँ। बेल, एनिमल बाइट जो होता है ना, एनिमल बाइट, एनिमल बाइट पे पहली अलामत क्या होगी? रेडनेस एंड स्वेलिंग। और ये किसका खासा है? बेलाडोना। बेलाडोना भी पॉइजन है। मतलब आपके पास देखें, आपके पास वोलेंड्रीना नहीं है, आपके पास लेक्सिस नहीं है, आपके पास वाइपरा नहीं है, सेंचरस नहीं है, और यार आपके पास बेलाडोना तो होगी ना। आपके पास एवरी एनिमल बाइट्स के बाद आपके पास लीडम है, हर किस्म के जानवर के काटे हुए लीडम है, तो आपके पास लीडम तो होगी ना। आपके पास सिड्रॉन होनी चाहिए। लेकिन द कंप्लीट डिस्पेंसरी, वो कहता है कि कंप्लीट में डिस्पेंसरी वो है जिसके पास सारी दवाइयाँ हों और सारी पोटेंसीज हों। तो हम भी पिछले 30 साल से काफ़ी सारी हमने इकट्ठी की हुई हैं। मेरे पास मेरा ख्याल कोई इस वक्त 1000 से ज़्यादा तो CM पड़ी होगी। इसी तरह 1M, 10M, 30, 200, तो मतलब 1000, 1100 पोटेंसी हमारे पास पड़ी हुई है एक एक। तो ये तो बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास मेडिसिन की कलेक्शन होनी चाहिए, और वो कलेक्शन किसी लैब की होनी चाहिए।
ये ना हो कि आप पढ़ पढ़ के आप मेरे लेक्चर भी सुन सुन के दिमाग ख़राब करते हैं और फिर कहें जी वो काम ही नहीं करती। तो डिस्पेंसरी पे नज़र बहुत ज़रूरी है आपके नॉलेज को प्रैक्टिकल लाने में। ज़रा डिस्पेंसरी का बड़ा रोल है, आप लैब का बड़ा रोल है। नेक्स्ट, अच्छा मैं आपको बताऊं कि जितने भी, एक बात मेरी गौर से सुन लें, जितने भी सांप हैं, जितने सांप काटते हैं, अगर तो आपके पास उनके सब के ज़हर हैं तो ठीक है, वगरना आप नाकाबिले माफ़ी आपके लिए कि आपके पास लेक्सेस अगर नहीं है। लेक्सेस जो है ये तमाम सांपों के ऊपर इसका हैवी है। और ये ब्लड कंपोजिशन, लेक्सेस आपने दी नहीं, इधर रखी, किधर छोड़ी है लेक्सेस मैंने डाली तो है। नहीं हमने अलग से कोबरा लाजा के साथ लेक्सेस भी तो थे, स्नेक में छोड़ गया कहीं। नर्वस, ये दोनों काम करती है, ये दोनों काम करती है। और मैं आपके पास लेक्सिस का काटा और कोई जहर इसको ठीक भी नहीं कर सकेगा। ये भी मेरा, जिसको लेक्सिस नहीं काटा है ना, उसको लेक्सिस ही ठीक करेगा। आप सेंचरस के कांटे को, आप बंगारस के कांटे को, आप क्रोटेलस के कांटे को लेक्सिस से ठीक कर सकते हैं। लेक्सिस के कांटे को आप किसी से नहीं ठीक कर सकते। लेक्सिस के जहर को लेक्सिस ही मारेगा। ये बड़ा जहर है और इसकी प्रूविंग जो है वो बहुत ही एक मास्टरमाइंड बंदे ने की हुई है, हेरिंग जो था, और इसलिए इसकी बड़ी ज़बरदस्त प्रूविंग उसने की। और दोनों मियाँ बीवी इस पे लिखते रहे। जब उसने लेक्सिस का जहर लेने की कोशिश की तो अमेरिका में वो कहते हैं पूरा गांव ही घरों से निकल गया था कि यार ये बंदा क्या करेगा, पता नहीं क्या तमाशा लगेगा। तो वो फिर उसने सिर्फ जहर, जब उसने, आपने कहा ना कि स्पिट करना, उसकी स्मेल से जो सिम्टम हेरिंग पे आई थी, उसके निकालने के दौरान जो अमल था, उसके दौरान सारी सिम्टम हेरिंग के ऊपर आई। और उसने अपनी बीवी को कहा कि मैं लिखती रहना कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। और वो कहता है मरते दम तक लेक्सिस ने कहा था, हेरिंग ने कहा कि मैं अभी तक भी अपना ऊपर वाला बटन नहीं बंद कर सकता। आप कहते हैं ना स्पिट भी नहीं हुआ, वाइब्रेट हुआ है पॉइजन। नहीं, वो सूंघना यही बात है ना। नहीं, सूंघने का मकसद वो तो टर्मिनोलॉजी है ना, सांप सूंघ गया, इसमें कट गया सांप सूंघ। नहीं, वो देखें, वो तो क्रोटेलस सर, ये लेक्सिस है, तो लेक्सिस की तो कोई बात समझ आती है ना। बाकी सांप तो हम तो रोज़ उससे ऊपर से गुजरते हैं, नीचे से होते हैं, उस जगह पड़े होते हैं जहाँ में। तो सूंघना ना एक तशबीह के तौर पे इस्तेमाल। जी, लेक्सिस जो है ये जहन में रखें, और ये भी जहन में रखें, एक और एक्सट्रैक्ट भी लिखें। जब पॉइजन बॉडी के अंदर जाएगा तो बॉडी के अंदर डेंजरस सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी। जो बंदा ये आपको कहता है कि एवरी टाइप ऑफ द डिस्चार्जेस, चाहे वो यूरिन की डिस्चार्जेस है, चाहे वो सीमिनल डिस्चार्जेस है, चाहे वो मेंसेस डिस्चार्जेस है, चाहे वो पीप की डिस्चार्जेस है, चाहे वो खारिश करते हैं तो आप खून निकालते हैं और उसको आराम आ जाता है, तो वहाँ लेक्सिस है, वहाँ स्नेक पॉइजन। जहाँ सांप का जहर बाहर निकलेगा तो आपको सुकून मिलेगा, डिस्चार्जेस के ज़रिए बाहर निकलेगा तो आपको सुकून मिलेगा, अंदर जाएगा तो तकलीफ़ होगी। जो चीज़ डिस्चार्जेस के सप्रेस होने से होगी वो स्नेक पॉइजन है, वहाँ स्नेक पॉइजन इस तरह। जो चीज़ उसके डिस्चार्ज होने से फाका महसूस करेगा, कपड़े खुले पहनेगा, खुली हवा में जाएगा, डिस्चार्जेस होंगी, तो दैट इज़ द, वो पॉइजन है।
पॉइज़न जिस्म के अंदर दाखिल होगा तो तकलीफ़ होगी, पॉइज़न जिस्म से बाहर। ऐसे बेशुमार मरीज़ हैं, ऐसे बेशुमार मरीज़ हैं। मेरे पास बंदा था, उसने कहा जी मेरा कमर दर्द मेरे पास साल आता रहा, मैं टिपिकल अपनी कमर दर्द की दवाइयाँ सिफलिनियम दे, ओरामेड दे, कलकेरिया दे, रूटा दे, रजटाक दे, आर्निका दे, उसको कोई फ़र्क नहीं। एक दिन मुझे आके कहता है डॉक्टर साहब जब मुझे मोशन लगते हैं ना तो मेरा बस मैं कमर दर्द ठीक हो जाता है। मैंने उठाई लेक्सेस 1 की डोज दी, साल मुड़ के कहता जी गया एक डोज ही नहीं ठीक कर दिया। तो होम्योपैथी मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखती है। क्या डिस्चार्जिंग भी याद आपको, यार डिस्चार्जिंग अगर याद रह जाए तो आप बेशुमार अमराज को ठीक कर सकते हैं यार, सिर्फ डिस्चार्जिंग। मुझे कोई मरीज़ आ गया मैं खारिज करता हूँ ना, तो जब खून निकलता है ना वो खारिज ख़त्म हो जाती है, तो मैं उसको लेक्सिस देता हूँ, मैं उसको जिंकोमेट देता हूँ। तो डिस्चार्जेस, पॉइजन बॉडी के अंदर आ जाएगा तो तकलीफ होगी। पॉइजन एक आम सा फलसफा है, जहर जाएगा तो तकलीफ ही होगी ना, जहर निकलेगा तो तकलीफ। यार इतना भी तो याद रखें ना, अगर आप इतना भी याद रखते हैं, वक्त मुकर्रा, डिस्चार्जेस। यार दो बड़ी मैंने आपको जो साइंटिफिक हमारी गुफ्तगू ये है, इसका हासिल ये है कि न्यूरोलॉजी, नर्वस प्रॉब्लम एंड ब्लड के प्रॉब्लम, ये आप स्नेक पॉइजन आपको कंसीडर करें पड़ेंगे बाकी कंपैरेटिव स्टडी के तौर पे। मतलब इतना तो याद रखें यार, इतना तो याद रखें कि नर्वस प्रॉब्लम अगर आएंगे तो हमें पॉइजन, कौन से स्नेक पॉइजन की तरफ हमें सोचना पड़ेगा। आपको ब्लड के अंदर के मसाइल आपको नज़र आ जाएंगे तो आप पॉइजन के बारे में आपको सोचना कि उसकी प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, प्लेटलेट अब दो, एक साहब है प्लेटलेट्स बढ़ा रहा है, एक साहब है प्लेटलेट्स कम कर रहा है, दिन बोथ्रो बढ़ा रहा है, क्रोटेलस कम कर रहा है। तो ब्लड की कंपोजिशन और ब्लड की डिकम्पोज हो जाएगा तो सारी बॉडी की एफिकेसी डिस्टर्ब हो जाएगी। अब पैरालिसिस कर रहा है, कहीं पैरालिसिस वाइपरा कहाँ कर रहा है, किडनी पे कर रहा है, सेंचुरस कहाँ कर रहा है, आर्सेनिक की तरह रेस्टलेस और बेचैनी पैदा कर रहा है, पॉइजन अंदर लग गया तो बेचैन। अब कितनी ही कॉम्प्लिकेशंस हैं, कितनी ही कॉम्प्लिकेशन है जो स्नेक पॉइजन के अंदर पाई जाती हैं। अब दो बड़े टॉपिक्स को अगर आप जहन में रखते हैं कि नर्वस सिस्टम को जहन में रखें, ब्लड को जहन में रखें, अब डिस्चार्जेस को जहन में रखें कि खुली हवा चाहता है, कपड़े खुले चाहता है, डिस्चार्ज होगा तो फिर पॉइजन आपके जहन में आएगा। फिर हालांकि ये डिस्चार्जेस की कंपैरेटिव स्टडी हमें करनी होती है तो आपको जिंकोमेट में मिलता है, आपको पल्सटीला में मिलता है डिस्चार्ज। तो जहाँ आपकी दूसरी दवाइयाँ फेल हो जाती हैं, खासियत को जानता हो, जो बीमारी की सबब को जानता हो, वो कहता है एक अफरोज़ों में लिखता है कि अलामात के पीछे क्या बीमारी है, बीमारी के पीछे क्या कोई सबब है तो बचा। अलामात के पीछे बीमारी है, बीमारी के पीछे कोई वजह है। तो बेहतरीन डॉक्टर जो है वो बीमारी के अलामात के पीछे बीमारी को देखे, बीमारी के पीछे सबब को देखे। और फिर खासियतें, जो अद्वियात की खासियतें आपको पता करना चाहिए। शॉर्ट मेडिसिन को, शॉर्ट एक्टिंग मेडिसिन को होती है, प्लांट शॉर्ट एक्टिंग, डीप एक्टिंग मिनरल होंगे, डीप एक्टिंग पॉइजन होंगे, लॉन्ग एक्टिंग डीप एक्टिंग मिनरल पॉइजन होंगे, डीप एक्टिंग रिसोर्स होंगे। जब तक आप इन चीज़ों को नहीं समझते ये होम्योपैथी के कुछ। और हमारी ये कोशिश है, मेरी ये कोशिश है, मुझे कल परसों भी हमारे यहाँ एक बहस हो गई, ऊपर से सिस्टम जो नाफज कर दिया जाए। तो मैं कहा ऊपर से सिस्टम, आप सर्टिफिकेट भी दें, आप इक्वल टू MBBS हो जाएं, आप बड़े बड़े अस्पताल आपको हम दे देते हैं, सेंट्रल अस्पताल आपके हवाले, होली फैमिली आपके हवाले,
क्या करेंगे हम? मुझे चाहिए रूट से लोगों को उनके अंदर एबिलिटी चाहिए। हमें चाहिए बुनियादी तौर पे ग्रॉस लेवल पे हमारे लोग, आपको आज अनाउंस हो जाता है सब बड़े अस्पताल होम्योपैथिक से आ जाएंगे, तो क्या होगा? क़यामत ही आएगी। तो भाई मैंने अपने जब तक ये मेरे बंदे ट्रेंड नहीं होते, मेरे बंदे ट्रेंड होंगे। हमने 13 लेक्चर इमरजेंसी पे किए, ये 13 लेक्चर अगर बंदे ट्रेंड हो जाएं, हम इमरजेंसी हॉस्पिटल में बैठने की सलाहियत रखते हैं। तो यार हम 100% किसी इमरजेंसी में भी टेस्ट नहीं होते। आप अगर 50% से अबव इमरजेंसी ट्रीट कर लेते तो यार ये 13 लेक्चर सुने ना, हमने मैक्सिमम इमरजेंसी इसमें ट्रीट कर। लेकिन हमने ये नीचे हमने काम करना है। मैं जाकर किसी तरीके से ऊपर से ऑर्डर भी करवा लेता हूँ कि ये बड़े बड़े अस्पतालों में मैं बता हमने बुनियाद को मजबूत किया। मैं अपना सारा इल्म, मैंने जो समझा, मैंने जो सीखा, हम किस लिए ट्रांसफर करें? हमें आप पैसे थोड़ा देते हैं, हम कोई लेक्चर बेचते थोड़ा है। हम इसलिए तैयार करें कि हम इस सिस्टम से खाते हैं, और जो जिस घर का आप कह रहे हैं कुत्ता उस कुत्ते को भोगता है। मैं तो आप लोग इंसान, आप लोग इंसान हैं, हमें उस कुत्ते से तो बड़ा होना चाहिए ना। मेरा रिज़्क इससे वाबस्ता है, मेरी इज्जत इससे वाबस्ता है, और ये इल्म दिया हुआ मुझे खुदा, और मैं खुदा के करीब रहने का एक ही तरीका है कि आप उसकी मखलूक के साथ अच्छा, और ये सिर्फ इस फलसफे, इस बुनियाद पे हम करें कि हम इस सिस्टम से खाते हैं, हमारा सिस्टम के साथ नाम है, और मैं नहीं देखना चाहता कि मेरा सिस्टम डिग्रेड हो। हम इसके ऊपर लाने के लिए सारा, कोई माई का लाल इतना दिले नहीं होगा जो क्लिनिक में करता वो आपको बताता हूँ। बड़े बड़े फन्ने खान मैंने देखे, कोई भी नहीं, किसी ने इतनी ना जुर्रत है, ना इतनी ताकत है, ना खुदा ने उसको इतनी इस्तेदाद दी है, ना इतनी दिलेरी दी है। हमें ये दिलेरी, ये जुर्रत सिर्फ इस वजह से है कि हम इस सिस्टम की इज्जत को देखना चाहते हैं, हम इस सिस्टम की फलाह को देखना चाहते हैं, इसकी बका को देना चाहते हैं। और जो काम आज हम कर रहे हैं ना, ये 500 साल भी काम आएगा, ये 1000 साल भी काम आएगा। आपने ना ऐसे स्नेक पॉइजन पहले पढ़े होंगे, तो ना आपने किसी को आपको समझाया होगा। जो मैंने एक्सट्रैक्ट निचोड़ करके आपके सामने रखा, सारे स्नेक पॉइजन आप जाके पढ़े, और निचोड़ उसमें यही निकलेगा, नर्वस सिस्टम में ब्लड डीऑर्गेनाइजेशन। तो ये रास्ता है, ये रास्ता। मेरा हनीमन आपको सिस्टम देगा और अरबों करोड़ों रुपये कमा सकता था एक मरीज से, और मैं आपको आज भी बताता हूँ, मैं एक मरीज से मैं सारे दिन की कमाई, जो सारा दिन मैं कमाता हूँ, 14-15 घंटे में काम करता हूँ, जो मैं सारा दिन कमाता हूँ, मैं एक मरीज से ले सकता हूँ। कल भी मैं एक मरीज आया जो बड़ा मिनिस्टर आधा घंटा लगा देते, पैसे कितने देंगे? उन्होंने कहा भाई रह में देखना है तो रह नहीं, पैसे जितने लेने, ऐसे सैकड़ों हजारों लोग हैं, पैसे जितने लेने हैं चाहे मला का दे। हमने ये इतनी क्लिनिकल प्रैक्टिस की 400 में इसलिए देखा कि ये सारा एक्सपेक्ट, ये सारा तजर्बा हम इसको सर्कुलेट करें, तो ये सारा तजर्बा सर्कुलेट होगा तो यूं ऊपर आएगा सिस्टम, बदलना नहीं आता सिस्टम। आप हमारा बुखार का लेक्चर इमरजेंसी का सुने, हमारा स्ट्रोक का लेक्चर सुने, हमारा कार्डियक का लेक्चर, जितने मेरे 13 लेक्चर इमरजेंसी के सुने, आपको सलाहियत पैदा हो जाएगी आपको एक्यूट केसेस को देखने। ठीक हो गई। अब हमारे पास 2 छोटे छोटे टॉपिक्स और हैं। एक तो है बिच्छू का काट देना, वो भी तो इमरजेंसी है। मैं शॉर्टकट 2-3 चीज़ें ना, मैंने तो बड़ा शॉर्टकट आता है, तो दोनों मिलेंगी आपको सर।
मैं जो ये जो शहद की मक्खी काट जाती थी, ये दूसरी जो आपके पास हुआ है जो गोली जिसको छोटी कीड़ी मक्खी होती है, ये काट जाती है, तो हम एप्पस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने एक मरीज को रिपीटेडली एप्पल दी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मरीज को मैंने कहा यार मेरी आदत है कि अक्यूट केसेस को ना मैं सुबह शाम से ज़्यादा एक आध दिन ज़्यादा नहीं टाइम देता। मैंने कहा ये दवाई दे देना महीने बाद में, क्योंकि वो एक्यूट पेशेंट होता है, वो उस घर वालों के लिए भी परेशान कम होता है, वो डॉक्टर के लिए परेशान। जब तक वो सेटल नहीं होगा ना, वो सारे घर वाले भी आराम किए तो नारा मल्ला भी डिस्टर्ब। वो गड्डी आ रही जा रही है, डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो क्या हो फर्क पड़ा नहीं पड़ा, वो चले अब दूसरे अस्पताल जा रहे हैं, अब तीसरे अस्पताल जा रहे हैं। एक्यूट केस कराने को तो पता बाबा जी बड़े अफसर के पास है ना, तो उन्हें वो यार है जो 6 महीने के बाद है, चाहे अस्पताल के हमें थोड़ा है, वो जिसको गुर्दे का दर्द होगा, जिसको कोई सांप ने काट दिया होगा, जिसकी एक्यूट कंडीशन होगी, वो रोला पड़ा होता है घर में भी और महल्ले में भी। तो अगर आप एक्यूट केसेस को ठीक करने की सलाह, और एक्यूट केसेस को आपने टाइम ज़्यादा नहीं देना, आप दिन में उसको 3 दफ़ा भी बुला सकते, आप उसको पास रोक लें। एक एक्यूट केस ठीक करने 50 कराने केस ठीक करने के से बड़ा है, क्योंकि वो जिधर अच्छा ठीक हो, अच्छा देखो दवाई लिख देंगे फलाना गलत दवाई, तो किसी और को भी कहते उधर जाओ यार फलाना नहीं गया सी तो ठीक हो। तो एक्यूट केसेस पे अगर ये मेरा लेक्चर आप सुनते हैं तो आपके एक्यूट केसेस में ब्रेक मैं इन सारे जो अगले 2 टॉपिक हैं, जैसे स्कॉर्पियो पास, इसकी दवाई देखें ना, हाइपेरिकन है, लीवर है, अच्छा एक में आप दवाई में उसमें हमने जो दवाइयाँ डाली थी, इसमें एक लिस्ट हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, एक हमारी सेकंड प्रायोरिटी की लिस्ट, उसमें इकिनेशिया का भी बड़ा रोल है। इकिनेशिया स्नेक पॉइजन, इकिनेशिया जैसे वो दूसरी नहीं है ना, जैसे बुलरबीना है या सिंड्रोम है, इकिनेशिया भी बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं एप्पस देता हूँ, और एप्पस जो है ना हम देते हैं तो फौरन ठीक हो जाता है मरीज, उसने ड्रिप छोटी नहीं काटा हो या उससे बच्ची नहीं काटा, तो वो मरीज मुझसे ठीक ना हो, मैं उसको सुबह बुला, मुझे डॉक्टर साहब सुबह भी बुलाया, तो फिर वही सोचना है, वही बात है, फिर मैंने एप्पस उठा के सीएम नहीं, फिर अगले दिन आ गए मैंने उठा के ना लेक्सिस दीवाने की, तो मैं क्या इतने गया जा खाने जाएगा 10-15 मिनट वेट कर, 10-15 मिनट बाद वापस आए तो ट्रेनिंग भी हुई, दर्द भी नहीं। मैंने प्रैक्टिस ही छोड़ दी एप्पल्स की देने की। अब जिसको ये काटती है ना, हम देते ही लेक्सिस है, बड़ा जाए है ना, छोटे जरा कोई दूध खा जाए। जी एक्सपीरियंस है, मतलब मेरे पास एक केस मैंने आपको पहले भी बताया, मेरे पास एक बच्ची का आई थी, तो पिछले लेक्चर में वो उसको चेस्ट पेन हो रहा, हिस्ट्री से पता चला कि उसकी एंगेजमेंट हुई है, हमने उसको ग्रेशिया दी, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने रेपुटी बोली, उसमें ब्रीफ से वजह से चेस्ट पेन आ रहा है, डीप ब्रीथ ले रही थी, वैक्सीन आ रही थी, सिंगल दवाई लिखी है, कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने लगी कि अबू के पास जाना है, वालों की डेथ हुई थी, मैं उठा के और मैं ठीक थी, मेरे को मुझे गई तो मुझे देखा तो रिलैक्स। तो केस फिर रिपीट हुआ, एक और एक्सपेरिमेंट, केस फिर रिपीट हुआ, मैंने फौरन और मैं दोबारा उसको दी, उसको कोई कर मैंने कहा कि बड़ी पक्की है, उसको मैंने इसे मिला कर कहा ठीक है डॉक्टर मेरा हो रहा है। अब तकलीफात के बारे में सोचने से तकलीफ का बढ़ना ना दौरे कैसे, मैंने उसको कहा दे एक दौरे कैसे दी,
और मिनट लगा है। मैंने एक और मिली जगह मैं कैसे कर दूँ? तो दर्जात में आपको अब पान गुरीफ का इग्नेशिया फेल हुई, मैक्रोमेयर फेल हुई, लेक्सिस फेल हुई, फॉर्मेट लगी, उसे घात तक ठीक किया, फिर जो बार बार सोच रही थी तो बार उस सोचने से तकलीफात का इजाफा एकदम रिलैक्स यहाँ बंदा सीखता है। और मैं सरेंडर कर देता इंजेक्शन ने कहा क्या क्या करूँ, भी देख ली भाई चलो जो लगा अक्सर तो चला जाएगा। चलो मरीज आपको सिखा, आपके अंदर हिम्मत है, जरूरत है, स्टडी करने की सकत है, तो फाइट करेंगे तो निकल जाएंगे। इसलिए मैं कभी जिंदगी में सरेंडर नहीं हुआ, सरेंडर नहीं होना। जब आप सरेंडर हो जाएंगे फिर आप नहीं सीखेंगे। और जो बंदा अपने आप को अक्लमंद समझना शुरू कर देता है, जो समझता है कि मैं बहुत बड़ा डॉक्टर हूँगा, वो उसका फेलियर शुरू होता है। वो ये कायनात का इल्म है, ये तो खुदाई इल्म है, इंसान की कैसे इस पर दस्तरस हो सकती है? नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जो बंदा ये, हमारे पास बेशुमार लोग दुनिया में आए, मेरे पास बेशुमार लोग आए, तो 2 आने लेके चले गए, तो 4 आने चले गए, कुछ इतना सारा ले, और खुदा देता भी उतना ही है जितना ज़र्फ होता है। जिनका पैमाना 1 गिलास का था, वो 1 गिलास लेके भागे, मुड़ के नहीं आए। ये बड़ा अजीब तमाशा है। कई मटकों का ज़र्फ होता है, कई समुंदर का ज़र्फ होता है। यकीन नहीं, कई 4 शीशे लेके भागो, क्या मैं बंद गया सारा ये तो समुंदर है भाई, ये ऊपर रहेगा। चल जहां ज़हनों पे ताले लग जाए, जहां दिलों पे ताले लग जाए, फिर खुलना किसने है? आपने ज़हन पे कुफर लगा लिया, आपके पास और आमद ही नहीं होगी, ताला तो ना अंदर जा सकता है ना बाहर आ सकता है। ताला होगा तो अंदर भी जाएगा तो बाहर आएगा, ताला नहीं होगा तो अंदर तो बाहर जाएगा। जब आप ज़हन पे दिल पे ताला लगा लेंगे तो आमद भी नहीं होगी, जामद नहीं होगी तो आमद भी नहीं होगी। ये ज़हन है। कोई दरवाजे पे ताला लग गया ना कोई अंदर आएगा तो ना कोई अंदर जाएगा। तो हमने इसलिए ताला नहीं लगाया हुआ, तो पीछे से अमन का भी इंतजार है ना, और आएगा ना। मजा तो तब आता है कि और आए। अब ये तो देख रही है, तो और तो तब आएगा कि ताला खुला होगा, दरवाजे खुले होंगे, फिर और आएगा। इसलिए ज़र्फ कोई कितना लेके भागता होता है, कितना लेके। हमने जब कैंप शुरू किया मालवीय बच्चों का, तो सारे लोग ये नई नई चीज़ें आई, नई नई चीज़ें आई। किसी ने कहा मैं सीपी के 4 नुस्खे लेके चला गया, क्या बड़ी बात है। उसके बाद कई और नुस्खे आए, वो तो उनसे मालूम होता है कि तो उसका ज़र्फ खुदा आपको इतना ही देता है जितना आपके पास सम्मान रखने की जगह है, जितना आपका दिमाग का ज़र्फ है उतना मिलेगा। तो ताले नहीं लगाना, ताले लगाएंगे काम बंद। ये बहुत सारी दवाइयाँ हमने लिखी हैं, मॉस्किटो के लिए लीडर है, पेरिस के लिए आर्सेनिक है, लेक्सिस है। ये अच्छा, ये सब के सुपर लीड कर जाती है लेक्सिस। इतनी एक्सपीरियंस के बाद हम लेक्सिस दे देते हैं। ये बिच्छू काट जाए, काट जाए, ये वैसे दवाइयाँ सारी मैंने लिख के रख दी आपके सामने कि आप ये ना कहें हमें ये नहीं पता, हमें ये पता है, लेकिन आप लेक्सिस दे के कम आसानी से चले बस। नक्स भी कुचला है ना,
कुचला है ना, पॉइजन है ना। अब जो डाइजेस्टिव सिस्टम पे जो पॉइजन अटैक करेंगे, अब कुचला क्या करता है, वो कुचला क्या करता है, वो नर्वस सिस्टम में भी अटैक करता है, और वो जहर ऐसा है कि वो कई जहरों को मारता भी है। आपको पता है कार्सिनोसन का एंटीडोट क्या है? कार्सिनोसन अगर गलत इस्तेमाल होती है तो उसका डोट भी एंटीडोट है। अगर लक्ष्य को आप मामूली सी दवाई नहीं समझे, कार्सिनोसन का एक ही एंटीडोट है नक्स। डॉग बाइट पे हम थोड़ी सी बात कर रहे हैं। सेल है, लीजन है, कुत्ता काट जाता है, जो एनिमल बाइट पे चले थे ना, ये जंगल में आपको लूमड़ भी काट जाता है, बिल्ली भी काट जाती है, कैट बाइट, डॉग बाइट, ये सेम मेडिसिन का हाइड्रोफोबियम सब में जाती है। तो बावले कुत्ते, बावला भेड़ काट दिए, आपको लूमड़ काट दिया, गिदड़ काट दिया, तो हाइड्रोफोबियम। वैसे जो डॉग बाइट या एनिमल बाइट का आपको समझने में आपको पता है, तो बड़ी दवाई है, सिड्रोन है, इग्निशिया है, ग्रेंडेरिया है, पेरिबन है, लेक्सिल, रेगन, स्टेनम, पेरिबन, ये बड़ी दवाई है। अब थोड़ा सा मैं डग्गी पे बात करता हूँ, फिर इसको ज्वाइन करता हूँ। हो गया सर। क्योंकि डेंगू जो है आजकल, क्योंकि मेरा टॉपिक आज नहीं था, लेकिन बहुत कुछ दोस्तों ने भी सवाल किया था, लेकिन मैं खुद भी समझ रहा था कि इस पर बात करनी चाहिए। और मैं आपको बताऊँ कि लोग अस्पताल में पड़े हैं, हफ्ता 10 दिन हो गए हैं, लेकिन आप अगर होम्योपैथ डॉक्टर जहाँ भी मेरे सुन रहे हैं, हम डेंगू 1 या 2 दिन में ठीक कर सकते हैं। 2 से बहुत ज़्यादा जाए तो 3 दिन से, 2 दिन से, 1 दिन से डेंगू बन जाए। 50,000 प्लेटलेट रोज एक ग्रार होता है। जब होम्योपैथिक मेडिसिन दी जाती है तो 50,000 रोज ऊपर लेके जाते हैं। हमने पहले भी बड़ा इस पर काम किया था, लेकिन चूंकि इसका तल्लक मच्छर से, तो हमने 2 रिसोर्ट लगाए थे। एक हमने जो वायरल और बैक्टीरिया का बड़ा रिसोर्ट है हमारे पास, अगर आपके पास कोई रिसोर्ट नहीं है, वो है ट्यूबरक्लोसिस। और दूसरा जो मच्छर से रिलेटेड रिसोर्ट था, वो था मलेरिया। तो हमने क्या किया कि 1 डोज दी ट्यूबरक्लोनियम की और 1 डोज दी मलेरिया वनम की। 15 मिनट बाद या आधे घंटे बाद या 10 मिनट बाद भी आप दे सकते हैं, 15 मिनट बाद। उसके बाद 1 डोज दे आप चैलेंज सिंगल डोज, और 2 दिन अगले दिन वनम में दे दें, 200 में शुरू कर दें। इससे आपका बुखार सेटल हो जाएगा। प्लेटलेट्स नीचे आएंगे तो उसके लिए आपको रोटेलस वनम 3 दिन डेली देते हैं, 3 डेज। बहुत लोग 200 में देते हैं, बच्चे सोचते हैं कि 200 में दे सकते हैं, लेकिन हमें जो रिजल्ट मिलते हैं वो वनम में मिलते हैं, और हम देते भी 2-3 दिन के लिए सुबह दोपहर। अगर कहीं प्लेटलेट्स में नहीं बेहतर हो रहा, फर्ज करें दूसरे दिन हमें बेहतरी चाहिए, दूसरे दिन इसको 40-50 हज़ार ऊपर जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो उठा के मिलीफोलियम CM की 1 डोज दें, के साथ 1 डोज देंगे, शाम तक 50,000 जम मारेंगे। 2 दिन में या 3 दिन में आपका डेंगू सेटल हो जाए। ठीक है जी, मेरे यहाँ इतना ही काफ़ी आसान, शॉर्ट। और ट्यूबरक्लोनियम की 1 डोज 1 mg, 15 मिनट या 20 मिनट बाद मलेरिया 1 mg 1 डोज, और 15-20 मिनट बाद आधे घंटे बाद चाइना सब CM की 1 डोज। बच्चे हैं तो उनको 1 mg दे दें, बहुत छोटे हैं तो उनको 200 भी दे दें, और 2 दिन फिर आप उनको 1 mg पे रखें, फिर अगले वीक पे 2 मिनट पे आ जाएँ, और साथ पैरेलल आपने चलानी है रोटेलस, इसके साथ चलानी है सुबह दोपहर। और अगर 1 दिन में रिजल्ट नहीं आता, आप जो
आप ले आप सॉरी आप निकोलियन दे के भी क्रोटैलेस दे सकते हैं। आप बहुत मतलब बाद में बंदे दूर से आए होते हैं तो आपको दोबारा नहीं, हम तो रोज़ उसका टेस्ट कराते हैं, रात को कराओ सुबह कराओ रात को। पहले दिन रुक जाएगा, अगर 70 पे आ गया 75 पे आ गया फिर 50 पे आ गया, आप जब डोज देंगे ना तो अगला टेस्ट अगर वो रुक गया तो समझो काम शुरू हो गया, नहीं तो अगले दिन लाख सवा लाख पे हो गए। अभी क्योंकि मेरे पास मेरा दोस्त उसका बच्चा है मेरे पास आया तो मैं वो आया किसी और चक्कर में चला गया, गुर्दे वाले का रेफर हो गया, स्पेशलिस्ट में पा गया, बुखार नहीं ठीक हो रही, गुर्दे का टेस्ट करा दूसरा। तो मैंने कहा इसको जो डगी है, कहता है किसी डॉक्टर ने कहा नहीं 5 दिन की खजर हो रही, मैं कहा कि दवाई शुरू कराओ जाके कोई टेस्ट कराओ। मैं टेस्ट करा के मेरे मदद करने का रिपोर्ट है 75,000 प्लेट। मैंने कहा दवाई शुरू करो, सुबह हमने कराए 75 फिर 76। मैंने कहा भूख गया कि 50,000 रोज 3 साढ़े 3 लाख से 4 दिन में आया। मैं क्या अब रात को हम कराए, सुबह कराएंगे ना, रात को कराए 1,16,000 50,000 का ड्रग। सर फीवर के लिए साथ में फीवर चाइना में सर बता रहे बिल्कुल मुझे तो कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। हालांकि और अलामात के मुताबिक जो विक्टोरियन आ सकती है ये अच्छा बता अच्छा तो हड्डियों में दाग आ रही है, लेकिन चाइना में सर कभी होती नहीं है, अगर होता अपनी विक्टोरियन पार्ट दे सकते हैं। क्रोटैलिस भी तो बुखार होता है, क्रोटैलिस भी बुखार। मैं तो आपको शॉर्ट कर बता रहा हूँ, और उसको दवाइयाँ बतानी शुरू करूँगा तो और बहुत करेगा। आपको बैक्टीरिया भी दे सकते हैं, आप चाइना में दे सकते हैं, आप स्टेप्टोमाइसिन भी दे सकते हैं जैसे आप, तो और भी दवाई लेकिन ये जरूरत ही नहीं पड़ती ना, 2 दिन में सेट हो जाता है। 3 दिन लेकर ज़्यादा 2 दिन 1 दिन 2 दिन अगले दिन 12 बंदा रात को बुखार ये तोड़ दे, बुखार तो 1 दिन में ही टूट जाएगा। ये आप जो है जहाँ जहाँ वहीं पर डॉक्टर बैठे हुए आप इसको इस्तेमाल करें, 1-2 दिन में उतारेगा। सर ये 1 घंटे में तोड़ देते हैं, 1 घंटे में मैं कहता हूँ आप पहली 3 डोजेज जाएंगे ना, ट्यूबर मलेरिया और चाइना में सब बुखार उतर जाएगा। सर जी प्रिवेंशन के लिए क्या मतलब इसके लिए कोई चीज़ इस्तेमाल कर सकते हैं? ट्यूबर मलेरिया आप ले सकते हैं एज ए प्रिवेंटिव, आप ट्यूबर मलेरिया आप ले सकते हैं, फीवर ना हो, टेम्परेचर ना हो, हाँ ले सकते हैं, जिम आप कोदम के तौर पे ले सकते हैं। राइट जी, कोई क्वेश्चन? ठीक हो गया जी स्नेक बाइट, कोई तसल्ली तो शक्ति नहीं गई। हमने तो 2 काम लिए थे स्नेक बाइट की वजह से, एक तो ड्रग की प्रूविंग में साथ होती है और साथ स्नेक बाइट का 13 दवाइयाँ भी पढ़ लो, है। आप 13 दवाइयाँ भी पढ़ लो। Yeah.